उस सुबह मेरी आंख खुली। तभी बटलर ने दरवाजा नॉक किया और बोला, 7 बजे बज चुके हैं यम मास्टर। मैं तुरंत बिस्तर से उठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता किया और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली। आज कोई नॉर्मल दिन नहीं था। आज था क्लास अवेकनिंग डे। मेरी पूरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन। मेरे माता पिता जोंग सिटी के 3 सबसे ताकतवर गार्डियंस में से 2 थे। दोनों का लेवल 400 से भी ऊपर था, इसलिए मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही बड़ी थी। मैंने मनी मन खुद से कहा, मुझे कम से कम एक डिसेंट क्लास तो अवेकन करनी ही होगी, नहीं तो मैं अपने पेरेंट्स का नाम खराब कर दूंगा। बाहर निकलते ही मुझे जोंगसिया दिख गया। वो हमारे बटलर का बेटा था और बचपन से मेरा बेस्ट फ्रेंड भी। वो लिमजीन के पास मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों पीछे वाली सीट पर बैठे और स्कूल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मैंने नोटिस किया कि वो काफी बेचैन लग रहा था। क्या हुआ, नर्वस हो? उसने लंबी सांस छोड़ी और बोला, हाँ भाई, कैसे नर्वस नहीं हूं। अगर मुझे शेफ या टेलर जैसी लाइफ क्लास मिल गई तो मेरी गेम ओवर हो जाएगी। फिर मुझे अपने डैड की जॉब इनहेरिट करनी पड़ेगी और आखिर में मैं भी तुम्हारा बटलर बन जाऊंगा। लेकिन मैं कॉम्बैट क्लास चाहता हूं। मैं एलियन रेसेस से लड़ना चाहता हूं, लेवल अप करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि लेवल 100 के बाद की दुनिया कैसी होती है। मैंने हंसकर कहा, बटलर बनने में क्या बुराई है? तुम्हारे डैड को सब रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसने सिर हिलाया। नहीं भाई, इस दुनिया में असली रिस्पेक्ट सिर्फ कॉमेट क्लासेस को मिलती है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। सच कहूं तो मैं भी यही सोचता था। भले ही मेरी फैमिली की वजह से मुझे पूरी जिंदगी आराम से जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं भी ताकत चाहता था, रियल पावर। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक चीज मैटर करती थी। तभी जोंगसिया मेरी तरफ देखकर बोला, वैसे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स दोनों लेवल 400 के हैं। अवेकनिंग में जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कोई हिडन क्लास या फिर कोई पावरफुल डीपीएस क्लास मिलेगी। मेरी क्लास से तो डेफिनेटली बेटर ही होगी। फिर उसने उम्मीद भरी आवाज में, मुझे तो वॉरियर या शील्ड वॉरियर भी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। कुछ देर बाद हमारी लिमन जॉन से नंबर 1 मिनट स्कूल के सामने जाकर वहां पहले से ही लग्जरी कार्स की लंबी लाइन लगी। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, कई स्टूडेंट्स ने मुझे ग्रीट किया। मैंने मुस्कुराकर सबको हेलो कहा और अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। ग्रेड 3 क्लास 2 में अपनी सीट पर भी बैठा ही था कि अचानक एक तेज आवाज पूरी क्लास में गूंज उठी, फैंग। मैंने ऊपर देखा। वैंग यश मेरी तरफ बढ़ रहा था। पूरी क्लासरूम एकदम शांत हो गई। ठुड्डी ऊपर उठाकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, आज अवेकनिंग डे है। एग्जाम्स में तुम हमेशा मुझसे थोड़ा आगे रहे हो, लेकिन वो सिर्फ थ्योरी। अवेकनिंग टैलेंट और ब्लड लाइन पर डिपेंड करती है। उसके पिता जोंग सिटी के तीसरे पिलर और उनका लेवल भी 400 से ऊपर। हमारी फैमिली सालों से राइवल्स थी और वोंग यिशिंग बचपन से हर चीज में खुद को मुझसे कंपेयर करता आया था, लेकिन एक बार भी नहीं जीत। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे महसूस हो रहा है मेरे अंदर की पावर बेचैन हो रही। आज जो क्लास मैं अवेकन करूंगा तुम्हारी क्लास से कहीं ज्यादा पावरफुल होगी। आज मैं तुम्हें फाइनली हरा दूंगा। मैं आराम से अपनी सीट पर बैठा रहा और बोला, वैंग यू सिंह, तुम पहले कभी मुझे नहीं हरा पाए और आगे भी नहीं हरा पाओगे। मैंने ये बात ऐसे कही जैसे कोई सिंपल फैक्ट बता रहा हूं, लेकिन उसकी शक्ल तुरंत लाल पड़ गई। उसने दांत भी और बोला, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, आज सब पता चल जाएगा। फिर वो गुस्से में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुर्सी इतनी जोर से खिसकी कि पूरी क्लास ने आवाज सुनी। जंग साऊ मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, मैं हैस पढ़ा, मैंने सिर्फ सच बोला है। उसके बाद पूरी क्लास में डिस्कशन शुरू हो गया। सब लोग ये गैस कर रहे थे कि मेरे और वैंग सिंह में से किसे स्ट्रॉन्गर क्लास मिलेगी। मेज की बात कर रहे थे, कुछ अससन की। लेकिन एक बात सबकी कॉमन, कोई भी लाइफ क्लास नहीं चाहता था, क्योंकि अगर किसी को गार्डनर, कुक या ऐसी कोई क्लास मिल जाती तो उसकी जिंदगी लगभग यही दिन था जो लोगों को ऊपर या नीचे फेंक देता था। गुड क्लास मिली तो राइज करो, बैड क्लास मिली तो जिंदगी भर बॉटम पर रहो। ठीक 8 बजे हमारे टीचर ओल्ड जॉन क्लास में आए और बोले, सब लोग जिम्नासम की तरफ चलो। हम सब एक साथ वहां। पूरा हॉल स्टूडेंट से भरा हुआ था। सीनियर ईयर के 1000 से ज्यादा स्टूडेंट। प्रिंसिपल ने ज्यादा स्पीचेस नहीं दी और सीधे अवेकनिंग सेरेमनी शुरू। स्टूडेंट्स को 10-10 के ग्रुप्स में पीछे बने अवेकनिंग रूम्स में भेजा जाने लगा। जब जंग की बारी आई तो वो काफी टेंस। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मैं जा रहा हूं भाई। मैंने मुस्कुराकर कहा, गुड लक।
तभी वैंग इशिंग मेरे पास से गुजरा और बोला, बस देखते रहना, आज मैं सबको दिखा दूंगा कि असली जीनियस किसे कहते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजर रूम 3 के दरवाजे पर थी जहां जंग सो गया था। मुझे उसकी चिंता हो रही थी। वो काफी इमोशनल था। अगर उसे कोई यूजलेस क्लास मिल गई तो वो टूट जाएगा। कुछ मिनट बाद अचानक रूम 3 का दरवाजा खुला और जंग सा बाहर दौड़ता हुआ निकला। उसकी पीठ पर तीरों से भरा क्वीवर था और हाथ में एक लंबा वुडन बुक खुशी से उछल रहा था। ब्रदर फैंग, मुझे मार्क्समैन क्लास मिली है। पूरा जिनेजियम शोर से भर गया। लोग कहने लगे कि मार्क्समैन एक पावरफुल लॉन्ग रेंज कॉम्बैट और डंजन्स में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती। जस भागकर मेरे पास आया और अपना बो दिखाने लगा। देखो भाई, मेरे पास बो है, मैं कॉम्बैट क्लास हूं। उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कंग्रेचुलेशंस, मुझे तुम्हारे लिए सच में खुशी है। तभी अचानक बीओम पूरे जिम्नेजियम में बिजली गरजने जैसी आवाज गूंज उठी। जमीन तक हिल गई। सब लोगों ने ऊपर देखा। रूम 5 के ऊपर आसमान में एक काला बादल बन गया जिसके अंदर बैंगनी रंग की लाइटनिंग चमक रही। भीड़ में हड़कंप मच। स्पेशल फिनोमिनॉन हिडन क्लास, कोई रेयर अवेकनिंग हुई है। लोग चिल्लाने लगे। ऐसी घटनाएं सिर्फ बेहद पावरफुल हिडन क्लासेस के। अगले ही पल बिजली नीचे गिरी और रूम 5 का दरवाजा खुल गया। बैंग इसिंग धीरे धीरे बाहर निकला। उसके बाल खड़े थे। नीली बिजली उसके पूरे शरीर के चारों तरफ घूम रही थी और उसके हाथ में एक गहरी नीली लॉन्ग स्वॉर्ड जिस पर लाइटनिंग नाच रही। वो बेहद इयोजेंट एक्सप्रेशन के साथ सबकी शौक नजरों का मजा ले रहा। फिर वो सीधे मेरी तरफ। उसके शरीर के चारों तरफ अभी। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, प्रिंसिपल की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। नेक्स्ट ग्रुप, इस बार मेरी बारी थी। मैं वांग यीशिन के पास से गुजरता हुआ अवेकनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। मैं रूम 10 के अंदर एंटर हुआ। कमरा छोटा था, अंधेरा था और उसकी दीवारें काले धातु से बनी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का पेडेस्टल रखा। उसके ऊपर एक क्रिस्टल बॉल चमक रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उस क्रिस्टल बॉल पर रखा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक साफ आवाज गूंज उठी और उसी पल मेरे सामने एक पैनल खुल गया। मेरे सामने खुला हुआ पैनल चमक उठा। मैंने तुरंत अपनी नई क्लास की जानकारी देखी और अगले ही पल मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। क्लास का नाम था स्मॉल टकोन लेवल 1। चारों एट्रीब्यूट्स सिर्फ 1-0-1-0 थे। बिल्कुल एवरेज। स्किल भी कुछ खास नहीं लगी थी। उसका नाम था मनी स्मैश। इफेक्ट ये था कि एक गोल्ड कॉइन खर्च करके मैं अपनी स्ट्रेंथ के 3 गुना डैमेज दे सकता था। मैंने पैनल को देखते हुए बोई चढ़ा ली। ये क्या है? इतनी बड़ी उम्मीदों के बाद मुझे ये ट्रैश क्लास मिली है। लेकिन तभी मेरी नज़र नीचे टैलेंट सेक्शन पे गई और अगले ही पल मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। टैलेंट का नाम था मनी कॉकर्स ऑल। टेम्परेरी था, सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्टिव रहने वाला। लेकिन उसका इफेक्ट देखकर मेरी सांसें तक रुक गई। मैं रियल मनी को गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट कर सकता था। रेशो था 100 रियल करेंसी बराबर एक गोल्ड कॉइन और उन गोल्ड कॉइन्स को खर्च करके मैं अपनी क्लास पोटेंशियल अपग्रेड कर सकता था। मैंने नीचे टाइमर देखा। 4 मिनट 59 सेकंड। टैलेंट एक्टिवेट हो चुका था। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने तुरंत अपनी बैंक ऐप खोली, अकाउंट बैलेंस देखा और बिना एक सेकंड गंवाए 20 लाख कन्वर्ट कर दिए। अगले ही पल मेरे पैनल पर 20,000 गोल्ड कॉइन्स दिखाई देने लगे। मैंने तुरंत अपग्रेड बटन दबाया। 100 गोल्ड कॉइन्स गायब हो गए। अचानक गर्म ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरी क्लास बदल गई। स्मॉल टकुन टकुन बन गया। मेरे सारे एट्रीब्यूट्स 5 अप बढ़ गए और मनी स्मैश अब स्ट्रेंथ के 5 गुना डैमेज देने लगा। लेकिन मैं रुका नहीं। अगला अपग्रेड 1000 गोल्ड कॉइन्स मांग रहा था। मैंने फिर अपग्रेड कर दिया। इस बार मेरी क्लास ग्रेट वेल्थी मैन बन गई। एट्रीब्यूट्स फिर बढ़ गए, स्किल और मजबूत हो गई। अब अगला अपग्रेड 10,000 गोल्ड कॉइन्स का था। मैंने दांत खींचे और कंफर्म कर दिया। बियो मेरे शरीर के अंदर से ताकत का एक नया विस्फोट हुआ। क्लास एडवांस होकर फाइनेंशियल मैग्नेट बन गई। मुझे ऐसा लगा जैसे नसों में बिजली दौड़ रही हो। लेकिन जब मैंने अगला अपग्रेड रिक्वायरमेंट देखा तो मेरी सेंस अटक गई। 1 लाख गोल्ड कॉइन्स यानी रियल मनी में 1 करोड़। मैंने बैलेंस देखा। मेरे पास सिर्फ 8,900 गोल्ड कॉइन्स बचे थे। बिल्कुल काफी नहीं थे। टाइमर अब 3 मिनट 28 सेकंड दिखा रहा था। मैंने मुट्ठियां भी ली। नहीं, मैं यहां नहीं रुक सकता। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। अगर मैंने इसे खो दिया तो शायद फिर कभी ऐसा चांस नहीं मिलेगा। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और डैड को कॉल लगा दिया। कॉल कनेक्ट होते ही मैंने जल्दी जल्दी कहा, डैड, मैं वैकनिंग के बीच में हूँ। मुझे तुरंत बहुत सारे पैसे चाहिए। जितने भेज सकते हो भेजो और जल्दी भेजो। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। मेरे डैड ने एक भी सवाल नहीं पूछा, बस बोले ओके और कॉल कट गया। मैं घड़ी की तरह घटते टाइमर को घूरता रहा। 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट और तभी डिंग बैंक नोटिफिकेशन। मैंने मैसेज खोला और अगली पल मेरी आंखें फैल गई।
डैड ने 150 बिलियन ट्रांसफर किए थे। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रह गया, फिर तुरंत होश में आया। बिना देर किए मैंने पूरी अमाउंट कन्वर्ट कर दी। अगले ही पल मेरे पैनल पर 15 बिलियन गोल्ड कॉइन्स दिखाई देने लगे। मैं पागलों की तरह अपग्रेड पर अपग्रेड करता चला गया। 1 लाख गोल्ड कॉइन्स, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़, और आखिर में 1 बिलियन गोल्ड कॉइन्स। हर अपग्रेड के साथ मेरी क्लास लगातार इवॉल्व होती रही। मेरा शरीर पहले से ज्यादा शक्तिशाली होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हर सेल दोबारा जन्म ले रही हो। आखिरकार 5 मिनट पूरे हो गए। टैलेंट धीरे धीरे गायब होने लगा। चमक फीकी पड़ गई और तब मैंने अपनी फाइनल क्लास देखी। गॉड ऑफ वेल्थ, यूनिक क्लास, लेवल 1। लेकिन सबसे पागल बात यह थी कि मेरे चारों एट्रीब्यूट्स, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, वाइटलिटी और स्पिरिट, सभी 1000। मैं कुछ सेकंड तक पैनल को घूरता रह गया। 1000 लेवल 1 पर। इसके अलावा मेरे पास 388 मिलियन गोल्ड कॉइन्स भी बचे हुए थे। मेरी पहली स्किल थी मनी टॉक्स। मैं गोल्ड कॉइन्स खर्च करके ट्रू डैमेज दे सकता था। दूसरी स्किल थी मनी मेक्स द डेविल मिल। मैं अपने जैसे एट्रीब्यूट्स वाले 10 मनी गोस्ट समन कर सकता था। मैंने गहरी सांस ली। ये ब्रोकन है। उसी समय बाहर जिमने में 4 मिनट गुजर चुके अवेकनिंग रूम से कोई फिनोमिन नहीं निकला था, इसलिए लोग बातें करने लगे थे। वंगी चंद हाथ बांध कर खड़ा था। उसने ताना मारते हुए कहा, लगता है चाहे पेरेंट्स कितने भी स्ट्रांग हो बेटा, ऑर्डिनरी ही निकला। आसपास के कई स्टूडेंट्स भी फुसफुसा रहे थे, लेकिन अगले ही पल भी वो गोल्डन बीम सीधा छत को चीरते हुए आसमान में चली गई। ऊपर बादलों के बीच एक विशाल एंशियंट कॉइन का फैंटम बन गया। पूरा सुआसमान सुनहरे रंग में रंग गया। हर स्टूडेंट की आंखें फटी रह गई। वांगीज का थंडर फिनोमिनन उसके सामने बच्चों का खेल लग रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुला और मैं बाहर निकल आया। पूरा हॉल मुझे घूर रहा था। वांगी चेंग तेजी से मेरे सामने आ गया। उसकी आवाज में घबराहट थी। तुमने कौन सी क्लास अवेकन की? मैंने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, सीक्रेट। उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया, लेकिन मैं उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। तभी जिंगशा दौड़ता हुआ आया और मुझे गले लगा लिया। भाई, वो गोल्डन कॉइन तो क्रेजी था। तुम्हारा फिनोमिनन वंग ईच रंग वाले से कई गुना बड़ा था। बाकी क्लासमेट्स भी इकट्ठा हो गए। यंग मास्टर ल्यू, फ्यूचर में हमें कैरी करना। बॉस, हमें मत भूलना। मैं बस मुस्कुराता रहा और सबको थैंक्स कहा। थोड़ी देर बाद मैं एक कोने में गया और डैड को कॉल लगाया। कोई जवाब नहीं। फिर मॉम को कॉल किया। फिर भी कोई जवाब नहीं। मैंने कुछ और बार ट्राई किया, लेकिन किसी ने पैकेट नहीं किया। शायद वे किसी मिशन पर थे। मैंने फ़ोन वापस रख दिया। अवेकनिंग सेरेमोनी खत्म होने के बाद प्रिंसिपल फिर स्टेज पर आए। उन्होंने कहा, इस साल का अवेकनिंग रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। फिर उन्होंने इनिशियल डंजन के बारे में बताया। हर न्यूली अवेकन स्टूडेंट को एक फ्री एंट्री मिलेगी। डंजन में कुल 15 फ्लोर्स थे। जितना आगे जाओगे उतने भीतर रिवॉर्ड्स और इवैल्यूएशन मिलेंगे। प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि स्कूल टॉप 100 रैंकिंग वालों को एक्स्ट्रा रिवार्ड्स देगा और फर्स्ट रैंक को मिलेगा एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट ब्लाइंड जार। पूरा हॉल एक्साइटमेंट से भर गया, क्योंकि उस जार से अपनी क्लास के लिए सूटेबल इक्विपमेंट निकल सकती थी। कभी कभी रेयर आइटम्स भी। मेरी आंखें चमक उठी। मुझे वो जार चाहिए था, क्योंकि मेरी क्लास नॉर्मल वेपन या आर्मर यूज नहीं कर सकती थी। मुझे एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट की जरूरत थी। तभी वेंगचिंग फिर मेरे सामने आ गया। उसने कहा, हम दोनों की क्लासेस ने फिनोमिनान ट्रिगर किया है, लेकिन डंजन में साबित हो जाएगा कि स्ट्रॉन्गर कौन है। जंगशा तुरंत बोला, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। फेंग का फिनोमिनान तुमसे कहीं बड़ा था। वेंग चंग ने नाक सिकुड़ ली और जोर से बोला, मेरी इनिशियल स्ट्रेंथ 60 है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स हक्का बक्का रह गए। 60 स्ट्रेंथ, ये तो मॉन्स्टर है। अविश्वसनीय है। वेंगज गर्व से मेरी तरफ देखने लगा। शायद वो मेरी रिएक्शन का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखा और कहा, ओ, बस एक शब्द। क्योंकि सच कहूं तो मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ था। उसकी स्ट्रेंथ 60 थी, मेरी स्ट्रेंथ 1000 थी। तुलना ही नहीं थी। वगिंग इचन का चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया। उसने दांत धीकर कहा, ठीक है, डंजन में सब पता चल जाएगा। तभी प्रिंसिपल ने अपना हाथ विशाल क्रिस्टल बॉल पर रखा। ग्रे लाइट पूरे हॉल में फैल गई। सभी स्टूडेंट्स टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार हो जाए। अगले ही पल रोशनी ने सबको ढक लिया और फिर सब गायब हो गई। मैंने आंखें खोली तो खुद को एक ग्रे एम्प्टी स्पेस में पाया। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक मैकेनिकल वॉइस गूंजी, फर्स्ट चैलेंज स्टार्टिंग, 10 मॉन्स्टर्स इनकमिंग। मेरे सामने 10 लाल रोशनियां उभरी। वे धीरे धीरे आकार लेने लगी और अगले ही पल 10 विशाल ट्विस्ट बॉस दिखाई दिए। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी स्किल एक्टिवेट कर दी। 1 लाख गोल्ड कॉइन्स खर्च हुए। मनी मेक्स द डेविल विल कम। मेरे आसपास 10 विशाल गोल्डन फिगर्स प्रकट हो गए। उनकी हाइट 2 मीटर से भी ज्यादा थी। पूरा शरीर शुद्ध सोने जैसा चमक रहा था। चेहरे की जगह सिर्फ एक बड़ा कॉइन सिंबल था। और सबसे डरावनी बात, हर मनी घोस्ट के एट्रीब्यूट्स मेरे जैसे थे। यानी 1000 स्ट्रेंथ, 1000 एजिलिटी, 1000 वाइटलिटी और 1000 स्पिरिट।
बोर्स अभी पूरी तरह स्पॉन भी नहीं हुए थे कि सामने वाला मनी गोस्ट आगे बढ़ा। उसने बस कैजुअली अपना हाथ घुमाया। अगले ही पल सभी 10 बोर्स एक साथ हवा में फट गए। उनके ऊपर 2000 से ज्यादा डैमेज नंबर्स उभरे और वे लाल रोशनी बनकर गायब हो गए। फर्स्ट चैलेंज एक ही हिट में क्लियर हो गया। मैकेनिकल वॉइस कुछ पल के लिए जैसे खुद भी शॉक हो गई, फिर दोबारा गूंजी। सिस्टम ने अनाउंस किया लेवल 1 क्लियर, और वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। उसी पर मुझे 100 एक्सपीरियंस मिला और मैं सीधे लेवल 2 पर जंप कर गया। मेरे सारे एट्रीब्यूट्स 1000 से बढ़कर 1100 हो गए। साथ ही मेरे मनी गोस्ट भी पहले से बड़े और ज़्यादा डेंजरस हो गए। उनकी अटैक पावर भी काफ़ी बूस्ट हो चुकी थी। मैंने पैनल खोला और कुछ सेकंड तक बस उसे घूरता रह गया। यकीन ही नहीं हो रहा था। नॉर्मली किसी भी क्लास को एक लेवल पर मुश्किल से 40 टोटल एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ तक कि विंग ईचिंग जैसी हिडन क्लास को भी शायद 100 पॉइंट्स के आसपास ही मिलते होंगे, लेकिन मुझे मिले पूरे 400। और जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ने वाला था, ये गैप और भी इंसेन होने वाला था। मैं वहीं खड़ा हल्का सा मुस्कुराया। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड हो चुका था। तभी मुझे इस क्लास की असली पावर समझ आई। जितना मैं स्ट्रांग बनता उतने ही स्ट्रांग मेरे मनी गोस्ट बनते। जितने स्ट्रांग वो होते उतनी तेज़ी से मॉन्स्टर्स वाइप करते। जितनी तेज़ी से मॉन्स्टर्स क्लियर होते उतनी तेज़ी से मेरा लेवल बढ़ता, और जितनी तेज़ी से लेवल बढ़ता उतना मैं और स्ट्रांग हो जाता। ये एक ऐसा परफेक्ट लूप था जिसका कोई एंड ही नहीं था। मैंने अपने आसपास खड़ी 10 गोल्डन फिगर्स को देखा और हंस पड़ा। आ जाओ, जितना तूफान लाना है ले आओ। उधर स्टेडियम के बाहर जॉइंट स्क्रीन पर मेरा लेवल अचानक 1 से 2 हो गया। सबसे पहले टीचर्स की नज़र वहां गई। फिर उन्होंने देखा कि मैंने पहला लेवल सिर्फ 1 सेकंड में क्लियर कर दिया है। सब ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया कि ये कोई बग होगा। लेकिन वो अपनी डिबेट पूरी भी नहीं कर पाए थे कि स्क्रीन पर मेरा लेवल पागलों की तरह फ्लैश होने लगा। 2, फिर 5, फिर 8, फिर 10। पूरा स्टेडियम एकदम साइलेंट हो गया। टीचर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। सबके मुंह खुले रह गए। ओल्ड जंग रेलिंग पकड़कर कांप रहे थे। वाइस प्रिंसिपल ने गंभीर आवाज में कहा, यह बग नहीं हो सकता, हर क्लियर टाइम थोड़ा अलग है। तभी सबको रिएक्शन हुआ। मैं सच में डंजन को इतनी स्पीड से क्लियर कर रहा था। दूसरी तरफ डंजन के अंदर मैं लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। एक लेवल के बाद दूसरा लेवल। मेरे मनी गोस्ट हर मॉन्स्टर को लिटरली डिलीट कर रहे थे। 20 वुल्व्स, 50 जंगल लेपर्ड्स, 100 आयरन बेयर्स, सब कुछ ही सेकंड्स में खत्म। मैं लेवल 3 पर पहुंचा, फिर 4 पर। हर बार मेरे एट्रीब्यूट्स में 100 पॉइंट्स और जुड़ जाते और मनी गोस्ट भी मेरे साथ ग्रो करते जाते। जब मैं लेवल 15 यानी फाइनल चैलेंज तक पहुंचा, तब मेरे सामने 200 एलिट ब्लड थ्रस्टी लजर्ड्स खड़े थे। ये सब लेवल 10 मॉन्स्टर्स थे और पूरे डंजन के सबसे मुश्किल एनिमीज माने जाते थे। मैंने बस उंगली से इशारा किया। क्लीन अप मनी गोस बिजली की तरह टूट पड़े। पूरे 200 मॉन्स्टर्स सिर्फ 3 सेकंड्स में गायब। मुझे सीधे 300 एक्सपीरियंस मिला और मैं लेवल 5 पर पहुंच गया। मेरे एट्रीब्यूट्स बढ़कर 1400 हो चुके थे। नॉर्मली यहाँ डंजन खत्म हो जाना चाहिए था और टेलीपोर्टेशन की वाइट लाइट आनी चाहिए थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। आसमान अचानक ग्रे से ब्लड रेड हो गया। टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा और हवा में खून जैसी स्मेल भर गई। तभी वार्निंग विंडो पॉपअप हुई। मैंने पहले 15 लेवल्स और सेकंड से कम समय में क्लियर कर दिए थे, इसलिए हिडन स्टेज अनलॉक हो गया था। शुड स्टेज मेरे सामने 2 ऑप्शंस आए। पहला, अभी बाहर निकल जाओ और हाईएस्ट एसएसएस रेटिंग ले लो। दूसरा, हिडन स्टेज एंटर करो। जीत गए तो सारे रिवॉर्ड डबल, हार गए तो मौत भी हो सकती है। मैंने डेंजर वाली वार्निंग पढ़ने की भी जरूरत नहीं समझी। मेरी नज़र सिर्फ एक लाइन पर गई, ऑल रिवॉर्ड्स डबल्ड। बस उसी पर मैंने कंफर्म दबा दिया। मेरे पास करोड़ों गोल्ड कॉइन्स थे और एट्रीब्यूट्स इतने ज़्यादा कि बाकी सब लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन टूट गई और एक ब्लड रेड वर्टेक्स बन गया जिसने मुझे अंदर खींच लिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं एक विशाल एंशियन बैटलफील्ड के बीच खड़ा था। चारों तरफ जली हुई काली धरती, टूटे हुए वेपन्स और जॉइंट बोनस बिखरे पड़े थे। तेज़ हवा चल रही थी और दूर दूर से रोने जैसी कपी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी जमीन कांपने लगी। अगले ही पल हर दिशा से सैकड़ों ब्लैक एबिसल वुल्फ्स मेरी तरफ दौड़ पड़े। लेवल 10 मॉन्स्टर्स पूरे 500। ऐसा लग रहा था जैसे काली बाढ़ मेरी तरफ आ रही हो। मैंने आराम से कहा, जाओ। मनी गोज गोल्डन फ्लैशेस बनकर सीधे वुल्फ्स के बीच घुस गए। अब उनके पास 1400 स्ट्रेंथ थी और उनकी अटैक्स 2800 डैमेज से भी ज़्यादा मार रही थी। वुल्फ्स उनके पास तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। टकराते ही एक्सप्लोड हो जाते। एक्सपीरियंस इतनी तेज से आने लगा कि नोटिफिकेशंस एक लगातार बजिंग साउंड में बदल गई। 1 मिनट के अंदर ही मैं लेवल 6 और फिर 7 पर पहुंच गया। एट्रीब्यूट्स में 200 पॉइंट्स और जुड़ गए। मनी घोस्ट भी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए। जब आखिरी वुल्फ गिरा, बैटलफील्ड कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो गया। फिर अचानक ज़मीन फट गई।
अंदर से लावा उबलता हुआ बाहर निकला और उस क्रैक में से एक 10 मीटर लंबा हेल्डमन जनरल बाहर निकला। लेवल 50, 2 मिलियन हेल्थ, डार्क रेड आर्मर से ढका हुआ विशाल मॉन्स्टर। उसने दहाड़ मारी और सिर्फ उसकी साउंड वेव से आसपास पड़े वुल्फ्स के कॉर्प्सेस उड़ गए। मनी घोस्ट तुरंत उस पर टूट पड़े और पंचेस बरसाने लगे, लेकिन डैमेज बेहद कम था, मुश्किल से कुछ 100 पॉइंट्स। उसकी डिफेंस बहुत ज्यादा थी, वो उसे बैरली स्क्रैच कर पा रहे थे। मैंने जॉइंट बॉस को देखा, हल्का सा मुस्कुराया। फिजिकल डिफेंस बहुत ज्यादा है। मैंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, तुझे पैसे में दबा देता हूँ। मैंने अपना दायां हाथ उठाया और उसकी तरफ पॉइंट किया। मनी डॉक्स स्किल एक्टिवेट होते ही मैंने 10,000 गोल्ड कॉइन्स खर्च कर दिए। आसमान में चक्की के पार्ट जितना बड़ा एक जॉइंट गोल्ड कॉइन प्रकट हुआ और रॉकेट की तरह हेल डेमन जनरल पर गिरा। बूम, पूरे 1 मिलियन ट्रू डैमेज। बॉस की 2 मिलियन हेल्थ का हिस्सा एक ही हिट में उड़ गया। ट्रू डैमेज डिफेंस इग्नोर करता है। उसकी आर्मर बेकार हो गई। मैंने बिना रुके फिर हाथ उठाया और 10,000 गोल्ड कॉइन्स और खर्च कर दिए। दूसरा जॉइंट कॉइन आसमान से गिरा। इस बार बॉस सीधे खत्मा। उसका शरीर लाइट में एक्सप्लोर हो गया और जमीन पर एक विशाल क्रिएटर छोड़ गया। मुझे 80,000 एक्सपीरियंस मिला। मेरा लेवल 7 से सीधे 13 तक जंप कर गया। सारे एट्रीब्यूट्स बढ़कर 2200 हो गए। सिस्टम ने कुछ लूट भी दिया, लेकिन वह सब वॉरियर और मेज क्लासेस के लिए रिस्ट्रिक्टेड था, मेरे किसी काम का नहीं था। मैंने सब कुछ बैकपैक में फेंक दिया। तभी बैटलफील्ड कोलैप्स होने लगा और फाइनल सेटलमेंट स्क्रीन सामने आ गई। हिडन शुदा स्टेज क्लियर करने के लिए मुझे एसएसएस रेटिंग मिली, और क्योंकि ये हिडन स्टेज था, सारे रिवॉर्ड्स डबल हो गए। फाइनल रिवॉर्ड्स 2 लाख गोल्ड कॉइन्स, 2 फ्री स्किल पॉइंट्स और एक डायमंड टियर एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट ब्लाइंड बॉक्स। मैंने एक्साइटमेंट के साथ ब्लाइंड बॉक्स खोला। अंदर से डायमंड ग्रेड बूट्स निकले। नाम था टकून्स बूट्स। उनमें कोई डिफेंस नहीं था, कोई एक्स्ट्रा स्टर्स भी नहीं थे, लेकिन उनका इफेक्ट देखकर मेरी आंखें चमक उठी। प्लस 200% मूवमेंट स्पीड। अर्ली गेम के लिए यह प्रैक्टिकली ब्रोकन आइटम था। नॉर्मल रनिंग स्पीड से 3 गुना तेज। मैंने तुरंत बूट्स पहन लिया और ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर हवा जितना हल्का हो गया हो। उसके बाद मैंने एक स्किल पॉइंट मॉनिटर पर लगा दिया। स्किल लेवल 2 में अपग्रेड हो गई और अब उसकी पावर पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग बनने वाली थी। स्किल अपग्रेड होते ही अब मनी टॉक्स पहले के 100 की जगह 150 गुना गोल्ड कॉइन्स को ट्रू डैमेज में कन्वर्ट करने लगी। मैंने तुरंत उसे फिर अपग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिस्टम ने साफ बता दिया कि आगे का अपग्रेड लेवल रिक्वायरमेंट की वजह से लॉक्ड है। इसलिए मैंने दूसरा स्किल पॉइंट सीधे मनी मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड पर डाल दिया। स्किल लेवल 2 पर पहुंच गई। डिस्क्रिप्शन देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। अब मेरे समन किए हुए मनी गोस्ट मेरे एट्रीब्यूट्स का सिर्फ 100% नहीं, बल्कि पूरे 150% इनहेरिट करने वाले थे। ये बूस्ट छोटा नहीं था, ये सीधा गेम चेंजर था। मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और आदेश दिया, वापस आ जाओ। मेरे आसपास खड़ी 10 गोल्डन फिगर्स तुरंत लाइट स्ट्रीम्स में बदल गए और वापस मेरे शरीर के अंदर सम गई। इस तरह अगली बार उन्हें समन करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तभी आसमान से एक सफ़ेद रोशनी उतरी और मुझे टेलीपोर्ट कर दिया। अगले ही पल मैं जिम्नेजियम के बीचों बीच खड़ा था। पूरा हॉल बिल्कुल साइलेंट था। ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने अचानक पूरी दुनिया का वॉल्यूम म्यूट कर दिया हो। दर्जनों टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई मॉन्स्टर देख लिया हो। मेरी यूनिफॉर्म अब भी एकदम साफ सुथरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं डंजन से नहीं, बस थोड़ी देर वॉक करके लौटा हूँ। ऊपर जॉइंट स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि मैंने पूरे 15 फ्लोर्स क्लियर कर दिए हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद क्राउड में हलचल मच गई। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। पुराना रिकॉर्ड तो सिर्फ 12 फ्लोर था। लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। तभी स्क्रीन अचानक ब्राइट पर्पल गोल्ड लाइट से चमक उठी। अगले ही पल फाइनल रेटिंग दिखाई दी। एसएसएस पूरा स्टेडियम फट पड़ा। टीचर्स अपनी सीटों से खड़े हो गए। कोई कह रहा था एसएसएस रैंक, तो कोई चिल्ला रहा था स्कूल के 100 साल के इतिहास में पहली बार कई लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वाइस प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, जैसे उनका दिमाग ही काम करना बंद कर चुका हो। और मैं बस दोनों हाथ पॉकेट्स में डालकर आराम से खड़ा रहा। स्क्रीन पर मेरा नाम सबसे ऊपर चमक रहा था। पर्पल और गोल्ड लेटर्स में लिखा था, फर्स्ट प्लेस लूफोंग, 15 फ्लोर्स क्लियर, एसएसएस रेटिंग। दूसरे नंबर पर वेंगिशिंग था और उसका लेवल सिर्फ 2 दिख रहा था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्राउड में मौजूद किसी इंसान को असली कहानी नहीं पता थी। उन्हें नहीं मालूम था कि मैंने सिर्फ 15 नॉर्मल लेवल्स क्लियर नहीं किए थे, मैंने 3000 एबस वुल्व्स को खत्म किया था। मैंने लेवल 50 हेल डीमन जनरल को 2 मिलियन हेल्थ में मिटा दिया था, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनट्स में। लेकिन क्राउड को सिर्फ रैंकिंग दिख रही थी। तभी टेलीपोर्टेशन, अरे फिर चमका। एलिमिनेटेड स्टूडेंट्स का पहला ग्रुप बाहर आया। ज्यादातर लोग दूसरे या तीसरे राउंड में ही बाहर हो गए थे। सबकी हालत खराब थी। किसी के कपड़े फटे थे, किसी के हाथ पर बैंडेज था, किसी के चेहरे पर स्क्रैचेस। सब कंप्लेन कर रहे थे कि लेवल 2 के वोल्स बहुत तेज थे
और लेवल 3 में तो 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाए। उनके सेटलमेंट पैनल्स पर एफ रेटिंग और सिर्फ 50 कॉपर कॉइन्स का रिवॉर्ड दिख रहा था। एक लड़का हाथ में सस्ती मेडिसिन बॉटल पकड़े सिर हिला रहा था, जैसे सोच रहा हो कि इतनी मार खाने के बाद भी रिवॉर्ड कुछ नहीं था। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं आराम से खड़ा था बिना किसी चोट के। उसने तुरंत अस्यूम कर लिया कि मैं भी जल्दी एलिमिनेट हो गया हूँगा। वो चेहरे पर स्मग एक्सप्रेशन लेकर मेरी तरफ बढ़ा, शायद कंधे पर हाथ रखकर कोई सिंपथी वाली स्पीच देने वाला था। लेकिन उससे पहले ही क्लास 2 के होम रूम टीचर ने उसे रोक लिया। टीचर ने कहा, पहले ऊपर स्क्रीन देख लो फिर बात करना। लड़का कंफ्यूज होकर मुड़ा। उसके साथ बाकी स्टूडेंट्स ने भी ऊपर देखा। अगले ही पल सब पत्थर की तरह जम गए। स्क्रीन पर सबसे ऊपर मेरा नाम था, 15 फ्लोर्स क्लियर्ड, एसएसएस रेटिंग। मेडिसिन बॉटल पकड़े लड़के की आंखें फैल गई। उसने पहले बोतल देखी, फिर स्क्रीन, फिर मुझे, जैसे उसका दिमाग ये इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हो। कुछ देर तक किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। करीब 1.5 घंटे बाद टेलीपोर्टेशन एरे फिर चमका। इस बार जमशी बाहर निकला। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। यूनिफॉर्म कई जगह से फटी हुई थी। साफ दिख रहा था कि उसने जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। उसने 8 लेवल्स क्लियर किए थे। बी रेटिंग मिली थी। रिवॉर्ड में सिल्वर विंड वॉकर बसेस और रैपिड फायर नाम की स्किल बुक मिली थी। बाहर आते ही उसने हवा में मुट्ठी लहराई। कमाल हो गया। फिर वो सीधे मेरी तरफ आया। मैं उस वक्त पानी पी रहा था। उसने मेरे हाथ से बोतल ली, आधी से ज्यादा एक ही सांस में खत्म कर दी और बैठते ही बोला, भाई तू बहुत तेज निकला। फिर उसने लेवल 8 की हॉरर स्टोरी सुनानी शुरू कर दी। बोला कि वहाँ 100 आयरन स्किन बेयर्स थे और उन्हें खत्म करते करते उसके हाथ जवाब दे गए। थोड़ी देर बाद उसने मुझे देखा और पूछा, वैसे तो कितने फ्लोर्स तक गया? उसने अंदाजा लगाया कि मैं साफ सुथरा हूँ, तो शायद एयर रेटिंग लेकर निकला होगा। मैंने आराम से जवाब दिया, सब क्लियर कर दिए। अगले ही पल उसने मुंह में भरा पानी सीधे बाहर उगल दिया। वो जोर जोर से खांसने लगा। क्या? उसने चिल्लाकर कहा, मजाक मत कर, स्कूल रिकॉर्ड 12 फ्लोर्स है। वो तुरंत मुड़ा और खुद स्क्रीन देखने लगा। फिर वहीं फ्रीज हो गया। उसकी नज़र 15 फ्लोर्स और एसएसएस रेटिंग पर अटक गई। फिर उसने मुझे देखा, फिर स्क्रीन, फिर मुझे। उसका दिमाग रिबूट होने की कोशिश कर रहा था। आखिर कई सेकंड्स बाद उसके मुंह से सिर्फ एक सवाल निकला, भाई तू इंसान है भी या नहीं? समय बीतता गया। डंजन शुरू हुए 2 घंटे और 8 मिनट हो चुके थे। तभी टेलीपोर्टेशन अरे आखिरी बार चमका। इस बार वैंग ईंग बाहर आया। उसके शरीर पर खून लगा हुआ था। यूनिफॉर्म लगभग फट चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पे गर्व साफ दिख रहा था। उसने 12 लेवल्स क्लियर किए थे और ए रेटिंग हासिल की। रिवॉर्ड्स में सिल्वर थंडर गॉन्टलेट, सिल्वर गेल नेकलेस और ब्लॉक स्किल बुक मिली थी। बाहर आते ही उसने ऊंची आवाज में अनाउंस किया कि उसने पुराना स्कूल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आसपास के कई स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगे। वो सीधा मेरी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर वही घमंडी स्माइल था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, लता है तुम जल्दी बाहर आ गए थे, आराम करने का काफ़ी टाइम मिल गया होगा। फिर उसने इतनी ऊंची आवाज़ में ब्रैग करना शुरू किया कि पूरा स्टेडियम सुन सके, मैंने लेवल 12 क्लियर किया है, स्कूल रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना कहकर वो मुझे घूरने लगा, जैसे इंतज़ार कर रहा हो कि मैं उसकी तारीफ़ करूं। मैंने उसकी तरफ बस देखा, ना कोई रिएक्शन दिया, ना कोई मजाक उड़ाया। लेकिन शायद वही चीज़ सबसे ज़्यादा चुभ गई। वांग शिंग पहले तो इंतजार करता रहा कि मैं जेलस होऊंगा या कम से कम एम्ब्रेस दिखूंगा, लेकिन जब उसे मेरी तरफ से कुछ नहीं मिला तब उसे आसपास का माहौल अजीब लगने लगा। पूरा जिम अचानक बहुत ज्यादा शांत था। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उन नजरों में एडमिरेशन नहीं थी, उनमें पीड़ी थी, अजीब सी सिंपैथी। उसका दिल अचानक धड़क उठा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर जॉइंट स्क्रीन की तरफ देखा। अगले ही पल उसका पूरा शरीर जम गया। स्क्रीन पर साफ लिखा था, फर्स्ट प्लेस लफोंग 15 फ्लोर्स क्लियर्ड एसएसएस रेटिंग। सेकंड प्लेस वेंगई शिंग 12 फ्लोर्स क्लियर्ड रेटिंग। उसकी आंखें फैल गई, होंठ कांपने लगे। इम्पॉसिबल, उसने बुदबुदाया, यह इम्पॉसिबल है। फिर दोबारा एसएसएस रेटिंग एक्सिस्ट ही नहीं करती। उसका चेहरा पूरी तरह ब्लैंक हो गया, जैसे दिमाग ने रियलिटी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया हो। वो बस स्क्रीन को घूरता रह गया। तभी प्रिंसिपल मंच पे पहुंचे और उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया। धीरे धीरे स्टेडियम शांत हुआ। प्रिंसिपल की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी, आज हमारे स्कूल ने एक ऐसा मिरेकल क्रिएट किया है जो फेडरेशन हिस्ट्री में दर्ज होगा। क्राउड फिर एक्साइटमेंट से भर गया। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, स्टूडेंट लूफॉर्म ने 15 फ्लोर्स क्लियर किए हैं, एसएसएस रेटिंग हासिल की है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने थोड़ी देर रुककर ड्रामेटिक पॉज लिया, पूरा दंजन सिर्फ 1 मिनट 17 सेकंड्स में क्लियर किया है। बूम, पूरा जिम फट पड़ा। स्टूडेंट्स चीखने लगे। टीचर्स खड़े होकर ताली बजाने लगे। हर तरफ एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। जंगों के हाथ से पानी की बोतल फिर गिर गई। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। रुक रुक,
उसने हकलाते हुए कहा, तू पहले सच बोल रहा था? मैंने आराम से उसे हिलाया। हाँ। फिर झुककर उसकी गिरी हुई बोतल उठाकर वापस उसके हाथ में दे दी। दूसरी तरफ वेन सिंह के हाथ से उसकी सोच सीधे जमीन पर गिर गई। क्लिंग आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। वो कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे जाकर एक सीट पर बैठ गया। चेहरे पर पूरी हार लिखी हुई थी, उसकी सारी ओगन्स उसी पर टूट चुकी थी। अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई। प्रिंसिपल ने मुझे स्टेज पर बुलाया और एक ब्लैक शील्ड कैनिस्टर मेरे हाथ में दिया। ये तुम्हारा एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड है, उन्होंने कहा। उम्मीद है ये 1 महीने बाद होने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हारी मदद करेगा। मैंने कैनिस्टर ले लिया और वापस अपनी क्लास के पास आ गया। जंग तुरंत मेरे पास झुक गया। खोलना, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने आसपास देखा, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने टैब खोल दी। अगले ही पल पूरा कैनिस्टर लाइट में बदल गया और मेरी हथेली में एक गोल्डन रिंग प्रकट हुई। मैंने उसकी डिटेल्स चेक की। रिंग की स्पेशल स्किल देखकर मेरी आंखें चमक उठी। सिर्फ 10,000 गोल्ड कॉइन्स खर्च करके मैं 1 सेकंड के लिए ऐसा शील्ड क्रिएट कर सकता था जिसकी ड्यूरेबिलिटी पूरे 10 लाख हेल्थ के बराबर थी। ये प्रैक्टिकली एक लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट था। मैंने बिना सोचे रिंग पहन ली। अवार्ड सेरेमनी आगे बढ़ती रही। दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिवॉर्ड्स मिले। आखिर में प्रिंसिपल ने सबको एनकरेज किया कि कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट या डिस्कोरेज ना हो। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ 1 महीने दूर था। सबको अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। फिर उन्होंने ऑफिशियली अवेकनिंग सेरेमनी समाप्त घोषित कर दी। लेकिन उसी पल बूम, पूरा जिम जोर से हिल गया। जमीन कांप उठी। ऊपर बना प्रोटेक्टिव शील्ड वायलेंट तरीके से वाइब्रेट करने लगा। एक भयानक आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। अगले ही सेकंड बाहर की सारी सनलाइट गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे आसमान पर काला पर्दा डाल दिया हो। जिम की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। कुछ सेकंड्स में पूरा हॉल रात जैसा अंधेरा हो गया। स्टूडेंट्स घबरा कर चिल्लाने लगे, क्या हुआ? बत्ती क्यों चली गई? बाहर क्या हो रहा है? तभी ऊपर से 3 फिगर्स धीरे धीरे नीचे उतरते दिखाई दिए। उनके शरीर के चारों तरफ डार्क रेड एनर्जी घूम रही थी और उनके पीछे 100 से ज्यादा लोग ब्लैक कॉम्बैट सूट्स में हवा से उतरकर पूरे जिम को घेर चुके थे। उनके सीने पर बेड रेड रिफ हेड बैच चमक रहा था। प्रिंसिपल तुरंत आगे बढ़े। तुम लोग कौन हो? उन्होंने गरज कर पूछा। और हमारे स्कूल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? बीच में खड़ा बोल्ड आदमी जोर से हंसा। उसकी हंसी सुनकर कई स्टूडेंट्स कांप उठे। ब्लड वाल सोसाइटी, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुम लोगों के पेरेंट्स ने सदर्न प्रोविंस में हमारी ब्रांच डिस्ट्रॉय कर दी थी। हमारे बहुत से लोग मारे गए थे। उसकी नज़र सीधे मेरी और वैंग शन की तरफ गई। आज हम यहाँ ब्लड डेट वसूलने आए हैं। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया। प्रिंसिपल की आंखें सिकुड़ गई। तुम लोग क्या चाहते हो? उन्होंने पूछा। क्या तुम्हें 3 पिलर्स और गार्ड टीम का डर नहीं? बोल्ड आदमी फिर हंसा। 3 पिलर्स, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। वो सब एबिस रिफ्ट के राइट से संभालने गए हुए हैं। उसने आसमान की तरफ इशारा किया और हमने डार्क नाइट कैंपी एक्टिवेट कर दिया है। इस बैरियर के अंदर से कोई सिग्नल बाहर नहीं जा सकता। बाहर वाला कोई इंसान यहाँ की आवाज नहीं सुन सकता, चाहे हम यहाँ सबको मार दें। प्रिंसिपल ने तुरंत इमरजेंसी कम्युनिकेटर निकाला। नो सिग्नल। वाइस प्रिंसिपल ने भी कोशिश की। सेम रिजल्ट। दोनों के चेहरे बदल गए। अगले ही पल प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने पूरी ताकत से बैरियर पर हमला कर दी। वाइस प्रिंसिपल की जॉइंट फ्लेमिंग एग्स आसमान तक पहुंच गई। प्रिंसिपल ने विशाल होली लाइट अवतार समन कर लिया। लेकिन जैसे ही उनके अटैक्स बैरियर से टकराए, बूम, दोनों सीधे पीछे उड़ गए। उन्होंने खून उगल दिया और स्टेज पर गिर पड़े। क्राउड में चीखें गूंज उठी। बोल्ड आदमी ने मुस्कुराकर कहा, खेल खत्म। उसने हाथ उठाया। लफोंग और वांगी शिंग को छोड़कर बाकी सबको मार दो। अगले ही पल केओस शुरू हो गया। 100 से ज्यादा अटैकर्स एक साथ मूव हुए। विंड ब्लेड्स, फायरबॉल्स, शैडो एरोज, हर दिशा से अटैक्स बरसने लगे। स्टूडेंट्स पैनिकिंग में भागने लगे। टीचर्स तुरंत सामने आ गए। अर्थ वॉल्स खड़ी हुई, वाटर कर्टन्स बनी, होली लाइट शील्ड्स चमक उठी। लेकिन एक्सप्लोजन्स लगातार डिफेंसेस को तोड़ रहे। टेबल्स और चेयर्स हवा में उड़ रहे थे। प्रिंसिपल खून उगलते हुए दोबारा खड़े हुए। स्टूडेंट्स को बचाओ, उन्होंने दहाड़ लगाई, किसी भी कीमत पर। फिर वो खुद लाइट बीम बनकर बॉल लीडर पर टूट पड़े। लेकिन बोल्ड आदमी ने ब्लड मिस रिलीज की। होली लाइट पूरी तरह सप्रेस हो गई। प्रिंसिपल फिर से बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर पड़े। वाइस प्रिंसिपल मदद करने पहुंचे ही थे कि डेगर लिए खड़ा एफएम आदमी अचानक उनके पीछे प्रकट हुआ और उनकी पीठ में गहरा वार कर दिया। उसी समय कर सील्स वाली महिला ने दोनों पर ग्रे सर्कल्स डाल दिए। उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ तेजी से गिरने लगी। नीचे टीचर्स की डिफेंसिव लाइन टूटने लगी। एक टीचर की अर्थ वॉल स्मैश हो गई और वह पीछे जा गिरा। अटैकर सीधे स्टूडेंट्स तक पहुंच गए। हर तरफ चीखें, एक डर और भगदड़ मच गई। मेरे पास खड़ा एक स्टूडेंट कांपती आवाज में बोला, खत्म हो गया। उसने डर से कहा, ये लोग सब लेवल 40 से ऊपर है और वो 3 लीडर्स शायद लेवल 100 से भी ऊपर। उसकी आवाज़ टूट गई। हम लड़ ही नहीं सकते।
मैंने उसकी बात सुनी, फिर धीरे से अपनी उंगलियां मोड़ी। उस समय मेरा लेवल सिर्फ 13 था, लेकिन मेरे टोटल एट्रीब्यूट्स पहले ही 2200 तक पहुंच चुके थे, और अब मेरे मनी गोस्ट मेरे एट्रीब्यूट्स का 150% इनहेरिट करते थे, यानी 3300 एट्रीब्यूट्स। उन अटैकर्स को खत्म करने के लिए उससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी आंखों में सुनहरी चमक उभरने लगी। आसपास कोस मचा हुआ था। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। मैंने धीरे से सांस ली और मनी घोष को समन करने के लिए अपना हाथ उठाया। फील्ड क्लियर कर दो। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक दोनों तरफ से किसी ने मेरे हाथ पकड़ लिए। एक तरफ वेंग सिंह था, दूसरी तरफ जियांग शाह। वेंग सिंह के चेहरे पर खून लगा हुआ था, लेकिन उसने उसे पछने की भी कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में साफ डर था। तू पागल हो गया है क्या? वो चिल्लाया। सीधे मौत के मुंह में कूदने जा रहा है। जंग शाह की आवाज भी कांप रही थी। जल्दी मत कर। हाँ, तूने 15वां फ्लोर क्लियर किया था, लेकिन आज ही अवेकन हुआ है। वैंग सिंह ने दांत खींचते हुए कहा। वो लोग सालों से अवेकन है। तू सामने गया तो एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। मैं उनकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। दोनों सच में मेरी चिंता कर रहे थे, बस उन्हें असली सिचुएशन नहीं पता थी। मैंने आराम से अपने हाथ छुड़ा लिए। मेरे करंट स्ट्रेंथ के सामने उनकी पकड़ प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं थी। ए रिलैक्स, मैंने शांत आवाज में कहा। मैं ऐसे काम नहीं करता जिनसे खुद मर जाऊं। इतना कहकर मैं आगे बढ़ा और धीरे से बोला। मनी गोस बूम। मेरे पीछे सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। अगले ही पल 10 विशाल फिगर्स प्रकट हो गए। हर एक 3 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। डार्क गोल्ड बॉडी, चौड़े कंधे और चेहरे की जगह एक विशाल कॉपर कॉइन सिंबल। उनकी प्रेजेंस इतनी भारी थी कि आसपास खड़े स्टूडेंट्स घबरा गए। कई लोग पीछे हटने लगे। उन्हें लगा शायद दुश्मन ने कोई नया मुनसर समन कर दिया है। मैंने उंगली उठाकर ब्लड वॉल सोसाइटी की तरफ इशारा किया। सिर्फ एक शब्द बोला, खेल। अगले ही पल 10 मनी घोस्ट मिसाइल की तरह आगे बढ़े। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई फियर नहीं। एक घोस्ट ने आते हुए विंड ब्लेड को हाथ से पकड़कर क्रश कर दिया। दूसरे ने सामने खड़े अटैकर के सीने में पंच मारा। उसके 3300 एट्रीब्यूट्स के सामने दुश्मन का शरीर कागज की तरह उड़ गया और दीवार में जाकर धंस गया। तीसरे ने 2 अटैकर्स को गर्दन से पकड़कर आपस में दे मारा। हर तरफ केस फैल गया। ब्लड विव सोसाइटी की फ्रंट लाइन लिटरली टूटने लगी। मनीगो स्किल्स की परवाह ही नहीं कर रहे थे। फायर बॉल्स उन पर गिर रहे थे, शैडो एरोस लग रहे थे, लेकिन उनकी गोल्डन बॉडीज बेरली हिल रही थी। कुछ ही मोमेंट्स में पूरा बैटलफील्ड पलटने लगा। जो टीचर्स अभी तक मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे, उन्होंने अचानक ब्रीथिंग स्पेस पा ली। सभी टीचर्स की नज़र मनी गोस्ट पर गई। फिर उनकी नज़र मुझ पर आकर रुक गई। उसी पल उन्हें समझ आया कि मैंने एसएसएस रेटिंग कैसे हासिल की थी। ऐसी समझ तो अकेले पूरे बिगिनर दंजन को साफ कर सकती थी। वाहनजी सिंह और जियांग शाह दोनों मुंह खोले खड़े थे। उनके दिमाग में शायद पहली बार रियलाइजेशन आया कि मेरी स्ट्रेंथ उनकी इमेजिनेशन से भी बाहर थी। ऊपर आसमान में लड़ रहे तीनों लीडर्स भी रुक गए। उन्होंने नीचे देखा। उनके चेहरों से मजाक उड़ाने वाली मुस्कान गायब हो गई। बोल्ड लीडर की नज़र सीधे मुझ पर टिक गई। उसकी आंखें सिकुड़ गई। पहले दिन इतना पावरफुल समझा, उसने ठंडी आवाज में कहा। अगर इस लकी को जिंदा छोड़ दिया तो ब्लड वुल्फ सोसाइटी का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। एफेमिनेट, असिन और कर्स्ट विच दोनों ने सिर हिलाया। इसे अभी मरना होगा। मैं भी जानता था कि असली खतरा नीचे नहीं, ऊपर था। ग्राउंड वाले फाइटर्स तो मनी घोस्ट संभाल लेंगे, लेकिन अगर वह 3 लेवल 100+ लीडर्स फ्री हो गए तो पूरी सिचुएशन पलट सकती थी। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पहले ही खून से लथपथ थे, मुश्किल से खड़े थे। मैंने ऊपर देखकर चिल्लाया, बस एक सेकंड। सबकी नजर मेरी तरफ घूम गई। उनमें से किसी एक को सिर्फ एक सेकंड रोक लो। प्रिंसिपल हैरान रह गए। क्या? मैंने फिर कहा, एक सेकंड के लिए उसे इमोबिलाइज कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। पूरा स्टेडियम चुप हो गया। प्रिंसिपल को लगा शायद मैं पैनिक में बकवास कर रहा हूं। वाइस प्रिंसिपल ने भी अविश्वास से मुझे देखा। लेवल 13 का नया अवेकन स्टूडेंट और सामने लेवल 100+ पावर हाउस। कोई भी इसे सीरियस नहीं ले सकता था। ऊपर बॉल लीडर हंस पड़ा। सुन रहे हो? उसने मजाक उड़ाया। बच्चा हमें मारने की बात कर रहा है। असासन और विच भी हंसने लगे। तभी विच ने वाइस प्रिंसिपल पर रेजिंग कर फेंका। उनकी स्पीड तुरंत गिर गई। बॉल लीडर ने मौका देखकर सीधा उनके सीने पर किक मारा। बूम! वाइस प्रिंसिपल मिसाइल की तरह नीचे गिरे। खून उगल दिया। प्रिंसिपल दर्द से दहाड़ उठे। उन्होंने मेरी तरफ देखकर चिल्लाया, तैयार है या नहीं? इस बार मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। मुझ पर भरोसा कीजिए। मैंने कहा, अगर जिंदा रहना है तो जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए। वाइस प्रिंसिपल हंस पड़े। उनके मुंह से खून बह रहा था। वैसे भी मरने वाले हैं, उन्होंने कहा, ट्राई कर लेते हैं। प्रिंसिपल ने भी सिर हिलाया। अगले ही पल दोनों ने अपनी सारी बची हुई ताकत जला दी।
लाइट चेस आसमान में फैल गई और बॉल लीडर के हाथ पैरों में लिपट गई। जमीन से विशाल रॉक हैंड्स निकले और उसकी टांगों को जकड़ लिया। असासिन और विच लगातार उन्हें घायल कर रहे थे, लेकिन दोनों ने बाइंड नहीं छोड़ा। अब दोनों एक साथ चिल्लाए। मैंने अपनी उंगली बॉल लीडर की तरफ उठाई। मनी टॉक्स उसी पल मेरे अकाउंट से 10,000 गोल्ड कॉइन्स गायब हो गए। बॉल लीडर नीचे देखकर हंसा। मेरी डिफेंस 8,000 से ऊपर है, उसने घमंड से कहा। मैं खड़ा भी हूं तो तुम। उसकी बात पूरी होने से पहले आसमान बदल गया। एक विशाल गोल्डन कॉइन प्रकट हुआ, पहले से कई गुना बड़ा, कई गुना ज्यादा चमकता है। ऐसा लग रहा था जैसे छोटा सूरज आसमान से उतर आया हो। पहली बार बॉल लीडर के चेहरे पर डर दिखाई दिया। कॉइन सीधे उसकी तरफ गिरने लगा। उसने चेन्स तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चेस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की आधी लाइफ फोर्स से बनी थी। वो हिल भी नहीं पाया। मैंने अपनी उंगली नीचे कर दी। बूम, गोल्डन कॉइन उसके ब्लड डेमन बैरियर को ऐसे चीरता हुआ निकला जैसे कागज हो। अगले ही इंस्टेंट इम्पैक्ट हुआ। 1,05,00,000 ट्रू डैमेज। डिफेंस इग्नोर, लेवल इग्नोर, रेजिस्टेंस इग्नोर। बॉल लीडर की हेल्थ का 2/3 हिस्सा एक हिट में गायब हो गया। उसकी चीख पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। वो आसमान से नीचे गिर पड़ा। पूरा स्टेडियम फ्रीज हो गया। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सबकी आंखें फटी रह गई। अभी कुछ सेकंड्स पहले उन्हें अपनी मौत तय लग रही थी और अब लेवल 100 प्लस लीडर बनने की कगार पर था। मैंने बिना रुके कहा, होल्ड हिम। फिर दोबारा मनी टॉक्स एक्टिवेट कर दिया और 10,000 गोल्ड कॉइन्स गायब हो गए। दूसरा गोल्डन कॉइन आसमान से गिरा। बल लीडर के चेहरे पर प्योर टेरर था। बूम। इस बार उसकी बची हुई हेल्थ भी खत्म हो गई। उसका शरीर गोल्डन लाइट में बदल गया और हवा में डॉल्व हो गया। साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। लेवल 100 प्लस लीडर डेड। अब ऊपर सिचुएशन 2-2 थी। असासिन और कर्स विच दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मॉन्स्टर देख लिया हो। उनकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। ये लड़का सबसे बड़ा खतरा है। वे चीखी, इसे अभी मारो। असासिन ने वाइस प्रिंसिपल का अटैक जानबूझकर इग्नोर कर दिया। उसने चोट खाई, लेकिन उसी मोमेंट अपनी बैगर उठाई। ब्लैक डेथ लाइट निकलकर सीधे मेरे सिर की तरफ दौड़ी। क्राउड से चीखें उठी। लेवल 100 प्लस का किल शॉट, किसी भी न्यूबी के लिए इंस्टेंट डेथ। लेकिन मैं घबराया नहीं। मैंने अपनी उंगली में पहनी डार्क गोल्ड रिंग को छुआ। होठों पर हल्की मुस्कान आई। मनी बॉल। मैंने रिंग को एक्टिवेट किया। उसी पल 20,000 गोल्ड कॉइन्स खर्च हो गए और मेरे चारों तरफ एक हल्का सुनहरा शील्ड बन गया। अगले ही सेकेंड एसन की ब्लैक डेथ लाइट सीधे उस शील्ड से टकराई। बूम, पूरा जिम सफेद और काली रोशनी से भर गया। इम्पैक्ट इतना भयानक था कि आसपास की जमीन तक फट गई। कई स्टूडेंट्स डर के मारे आंखें बंद कर बैठे, लेकिन शील्ड टूटा नहीं। डेथ लाइट ने लगातार 2 बड़े इम्पैक्ट्स दिए और शील्ड की ड्यूरेबिलिटी तेजी से गिरने लगी। 10 लाख में से पूरे 6,300 पॉइंट्स उड़ गए, लेकिन फिर भी 3,70,000 ड्यूरेबिलिटी बची हुई थी। लेवल 100 प्लस का अल्टीमेट अटैक भी उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। कुछ मोमेंट्स बाद रोशनी गायब हुई। डस्ट धीरे धीरे बैठने लगी और मैं वहीं खड़ा था, बिल्कुल सेफ। मेरे शरीर पर एक स्क्रैच तक नहीं था। पूरा स्टेडियम स्तब्ध रह गया। अभी तक सबको लगता था कि मेरी अटैक पावर ही अपसर्ड है, लेकिन अब उन्हें समझ आया कि मेरी डिफेंस अभी उतनी ही टेरिफाइंग थी। ऊपर हवा में खड़ा असासिन मेरी तरफ घूर रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार पैनिक दिखा। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट किल शॉट फेल हो गया। मैंने ऊपर देखकर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से कहा, बाकी दोनों को रोकिए, मैं फिनिश करता हूँ। दोनों के अंदर जैसे नई जान आ गई। अभी कुछ मिनट्स पहले जो लोग हार मान चुके थे, अब उनकी आंखों में उम्मीद लौट आई थी। वह पूरी ताकत से असासन और कर्स विच पर टूट पड़े और मैं लगातार मनी टॉक्स एक्टिवेट करता गया। पहला गोल्डन कॉइन गिरा। बूम, असासन के शरीर का आधा हिस्सा उड़ गया। दूसरा कॉइन विच के डिफेंसिव शील्ड पर गिरा। उसका प्रोटेक्शन तुरंत टूट गया। फिर तीसरा, फिर चौथा। कुछ और अटैक्स के बाद दोनों लेवल 100 प्लस लीडर्स भी खत्म हो गए। उनकी चीखें हवा में गूंजी और अगले ही पल उनके शरीर रोशनी में बदलकर गायब हो गए। फाइट खत्म। कुल समय मुश्किल से 1 मिनट। पूरा बैटलफील्ड एकदम शांत हो गया। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं इंसान नहीं, कोई वॉकिंग डिजास्टर हूं। प्रिंसिपल लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ आए। उनका शरीर खून से भरा हुआ था। वह मेरे सामने रुककर झुकने लगे। माफ करना, उन्होंने भारी आवाज में कहा। मैं प्रिंसिपल होकर भी अपने स्टूडेंट्स की रक्षा नहीं कर पाया। आखिर में तुम्हें हमें बचाना पड़ा। मैंने तुरंत उन्हें रोक दिया। ऐसा मत कीजिए, मैंने कहा, यह आपकी गलती नहीं थी। प्रिंसिपल ने मेरी तरफ देखा। मैंने शांत आवाज में आगे कहा, वो लोग मेरे और वेंग सिंह के लिए आए थे। हमारे पेरेंट्स की पुरानी दुश्मनी थी। स्कूल बस बीच में फंस गया। मैंने जो किया वो खुद को और बाकी सबको बचाने के लिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। प्रिंसिपल कुछ सेकंड्स तक मुझे देखते रहे,
फिर धीरे से सिर झुका दिया, धन्यवाद। दूसरी तरफ वैंगी सिंह सब कुछ देख रहा था। पहले रंजन, फिर एसएसएस रेटिंग, फिर लेवल 100 प्लस लीडर्स का अंत। अब उसके अंदर कंपटीशन वाली भावना लगभग खत्म हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि हमारे बीच का गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी ऊपर बना डार्क नाइट कैनोपी टूटने लगा। काले रंग का बैरियर दरारों से भर गया। अगले ही पल वो हजारों टुकड़ों में बिखर गया। सूरज की रोशनी फिर से जिम के अंदर भर गई। फोन्स दोबारा सिग्नल पकड़ने लगे। कुछ ही मिनट्स बाद गार्ड टीम पहुंच गई। एक मिलिट्री जेट स्कूल के ऊपर रुका और उसमें से एक आदमी कूद कर नीचे आया। गार्डियन कैप्टन जी शूनिंग, उसके चेहरे पर पैनिक एक साफ दिख रहा था। उसे रिपोर्ट मिली थी कि स्कूल में 3 लेवल 100 प्लस इन्वेडर्स घुस आए हैं और डार्क बैरियर एक्टिवेट हो चुका है। पूरे रास्ते उसे यही लगा था कि यहाँ पहुंचकर सिर्फ बॉडीज मिलने वाली है, लेकिन अंदर आते ही वो फ्रीज हो गया। स्टूडेंट्स जिंदा थे, डरे हुए थे, घायल थे, लेकिन जिंदा थे। मैं और वेंगी सिंह भी सेफ थे। कैप्टन जी शूनिंग ने राहत की सांस ली, इतनी गहरी कि लगा अभी यहीं गिर जाएगा। वो लगातार बड़बड़ा रहा था, बच गया, मेरा करियर बच गया। फिर उसकी नज़र प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पे गई। दोनों बैंडेजेस में लिपटे हुए थे। जी शनिंग ने तुरंत अशुमन कर लिया कि इन्हीं दोनों ने किसी तरह तीनों इन्वेडर्स को मार गिराया होगा। वो दौड़ता हुआ प्रिंसिपल के पास पहुंचा और उनका हाथ पकड़ लिया। हीरोज, वो जोर से बोला, आप दोनों हीरोज हैं। उसने एक्साइटमेंट में प्रिंसिपल का हाथ हिलाना शुरू कर दिया। हजारों स्टूडेंट्स को बचा लिया, शहर को बचा लिया, मेरा करियर भी बचा लिया। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों ऑकवर्ड हो गए। प्रिंसिपल ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, क्रेडिट हमें नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने कहा। फिर मेरी तरफ इशारा कर दिया। हमने बस उन्हें रोका था, असली लड़ाई इस लड़के ने जीती है। जीश फ्रीज हो गया। उसने मुझे देखा, फिर जमीन पर पड़े कॉर्प्सेस देखे, फिर दोबारा मुझे उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसका दिमाग ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक स्टूडेंट जो आज ही अवेकन हुआ, उसने 3 लेवल 100 प्लस पावर हाउसेस मार दिए। वो खुद जाकर कोर्सेज इंस्पेक्ट करने लगा। कुछ मिनट्स बाद आखिरकार उसे सच्चाई माननी पड़ी। वो मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब तुम्हारे पेरेंट्स जवान थे तब उन्हें जीनियस कहा जाता था, उसने कहा, लेकिन तुम उनसे भी आगे निकल गए। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, थोड़ी लग अच्छी थी। जिशनिंग अचानक सीरियस हो गया। उसने सबके सामने गहरा झुककर बकिया, गार्ड टीम की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। हमारी फेलियर की वजह से ब्लड वर्फ सोसाइटी शहर के बीचों बीच बैरियर लगा सकी। अगर आज तुम नहीं होते। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। किसी को आगे सुनने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा, अंकल जी, एनिमी बहुत प्रिपेयर था। पूरी गलती गार्ड टीम की नहीं है। लेकिन उसने सिर हिला दिया। नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस होती है, उसने सख्त आवाज में कहा, कोई एक्सक्यूज नहीं। फिर उसने सबके सामने प्रॉमिस किया कि नेशनल अलायंस को मेरी सारी अचीवमेंट्स पूरी डिटेल्स के साथ रिपोर्ट की जाएगी। तभी मुझे एक सवाल याद आया। अंकल जी, मैंने पूछा, ब्लड वुल्फ सोसाइटी को ये कैसे पता चला कि मेरे पेरेंट्स और वांग ईशिंग के फादर फ्रंट लाइन्स पर हैं? ये तो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। जा शूनिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। तो सिटी के हाई लेवल्स में कोई ट्रेटर है, उसने धीरे से कहा। फिर उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे पूरी जांग सिटी उल्टनी पड़े। इसके बाद उसने टीम्स को आदेश दिए। सीन सील कर दिया गया। इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट मिलने लगा। स्टूडेंट्स को सेफली घर भेजा जाने लगा। मैं भी वहां से निकल पड़ा। रास्ते में यंग शो के कंधे पर हाथ रखा। चलो। हम दोनों लोगों की नज़रों के बीच स्कूल से बाहर निकल गए। जब मैं घर पहुंचा तब पुराना बटलर पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे एक ब्लैक गोल्ड बॉक्स दिया। मास्टर और मैडम ने छोड़ा था, उसने कहा। मैंने बॉक्स खोला। अंदर एक इक्विपमेंट अपग्रेड कार्ड रखी थी। डिस्क्रिप्शन देखकर मैं चौंक गया। यह किसी भी डायमंड ग्रेड से नीचे के इक्विपमेंट को एक लेवल अपग्रेड कर सकती थी, वो भी ओरिजिनल इफेक्ट्स बनाए रखते हुए। मैंने बिना सोचे उसे अपनी मनी बैरियर रिंग पर इस्तेमाल कर दिया। गोल्डन रिंग चमक उठी और कुछ सेकंड्स बाद डायमंड ग्रेड बन गई। स्टड चेक करते ही मेरी आंखें चमक उठी। +50 ऑल एट्रीब्यूट्स और स्किल भी अपग्रेड हो चुकी थी। 1000 गोल्ड डिस्प्स और बदलकर 10,000 गोल्ड इनवेरेबिलिटी बन चुकी थी। अब इसे एक्टिवेट करने के लिए 20,000 गोल्ड कॉइन्स लगते थे, लेकिन मेरे लिए वो अमाउंट कुछ भी नहीं थी। स्किल पूरे 2 सेकंड्स तक चलती थी और 20 लाख डैमेज तक अब्सॉर्ब कर सकती थी, यानी ठीक उतना जितना उस लेवल 50 हेल्थ डायमंड जनरल की पूरी हेल्थ थी। कूल डाउन भी बेहतर हो गया था। अब मैं इसे दिन में 2 बार यूज कर सकता था। मैंने रिंग वापस उंगली में पहन ली और बिस्तर पर लेट गया। रात काफी शांत थी। कमरे में सिर्फ चांदी थी। मैं रिंग को देखते हुए अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगा। बहुत कुछ था जो वो उन्हें बताना चाहता था। एसएसएस रैंक अवेकनिंग हिडन शूरा स्टेज, 3 लेवल 100 प्लस एनिमीज को सोलो किल करना, नेशनल अलायंस की रिकॉग्निशन, गारियम का प्रॉमिस। मैं मुस्कुराया और छत की तरफ देखने लगा। काश आप दोनों यहाँ होते।
मैंने धीरे से कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसी समय फेडरेशन की सबसे खतरनाक फ्रंट लाइन बैटल फील्ड पर मेरे पेरेंट्स भी मेरे बारे में एक शॉकिंग खबर सुनने वाले थे। मैंने कुछ देर रिंग को घुमाते हुए देखा, फिर आखिरकार अपने पेरेंट्स का प्राइवेट इंक्रिप्टेड नंबर डायल कर दिया। फ़ोन कई बार रिंग हुआ। मैं उम्मीद करता रहा कि इस बार कोई उठाएगा, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो गई। मैंने वह सिक खोली। अजीब है, मैंने धीरे से कहा। सुबह अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान डैड ने कॉल उठाया था और मुझे पैसे भी भेजे थे, लेकिन उसके बाद से एक बार भी जवाब नहीं आया। जियांगिज में आज जो कुछ हुआ था, ब्लड वॉल सोसाइटी का अटैक, 3 लेवल 100 प्लस इन्वेडर्स, पूरा स्कूल इंसिडेंट गार्ड टीम ने जरूर इसकी रिपोर्ट फ्रंट लाइन पर भेजी होगी। पेरेंट्स को अब तक सब पता चल जाना चाहिए था। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो किसी ऐसे बैटलफील्ड जोन में होंगे जहां सिग्नल नहीं पहुंचता। ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी समय गार्ड टीम कमांड सेंटर में कैप्टन जी इशनिंग मेरी पूरी फाइल तैयार कर रहा था। अननोन मिस्टीरियस क्लास, 15 फ्लोर्स क्लियर, 1 मिनट 17 सेकेंड्स, एसएसएस रेटिंग 3 लेवल, 100 प्लस पावर हाउस स्किल्ड। हर डिटेल केयरफुली रिपोर्ट में डाली गई। फिर उसने फाइल सीधे ड्रैगन किंगडम हेडक्वार्टर्स भेज दी। रिपोर्ट भेजने के बाद कैप्टन जी और उसका डेप्यूटी काफ़ी देर तक उसी के बारे में बात करते रहे। डेप्यूटी ने सिर हिलाते हुए कहा, जो इस लड़के ने आज दिखाया है, उसके बाद शायद इसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। उसने हंसते हुए कहा, अगर यह खबर बाहर फैल गई तो सारी मेजर क्लास ट्रांसफर यूनिवर्सिटीज़ इसके पीछे पागल हो जाएंगी। कैप्टन जी ने भी सहमति में सिर हिलाया। सिर्फ मेजर यूनिवर्सिटीज़ नहीं, उसने कहा, टॉप 5 भी डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करेंगी। डेप्यूटी की आंखें चमक उठी। ड्रैगन किंगडम की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़, जेन्युइन एकेडमी, टियानो यूनिवर्सिटी, स्टार एकेडमी, शजी इंस्टीट्यूट, होली स्पिरिट एकेडमी, ये वो जगह थी जहां पहुंचने का सपना करोड़ों अवेकन देखते थे। हर साल करोड़ों एप्लीकेंट्स में से सिर्फ कुछ हजार स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता था। कैप्टन जी ने गहरी सांस ली। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी, उसने कहा, जो जंग के 100 साल में पैदा हुए रेयर जीनियसेस थे, वो भी टॉप टियर यूनिवर्सिटी तक पहुंचे थे, टॉप 5 तक नहीं। फिर उसकी नज़र रिपोर्ट पर गई, लेकिन ये लड़का, उसके होठों पर कड़वी मुस्कान आई, अपने पेरेंट्स से भी बड़ा मॉन्सर है। तभी डेस्क पर रखा इमरजेंसी हेडफोन अचानक बज उठा, ट्रिंग 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 ट्रिंग। कैप्टन जी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने कॉल उठाई, कुछ सेकंड्स तक ध्यान से सुनता रहा, फिर उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया। फोन उसके हाथ से छूटकर डेस्क पर गिर गया। डेप्यूटी घबरा गया। क्या हुआ? कैप्टन जी की आवाज़ कांप रही थी। आसमान गिर गया, उसने बमुश्किल कहा। उसी समय मैं अपने कमरे में लाइट बंद करके सोने की तैयारी कर रहा था, तभी बेडरूम डोर पे नॉक हुआ। अंकल जांग अंदर आए। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। कैप्टन जी शून्य नीचे आए हैं। मेरे दिल में अचानक बुरा एहसास हुआ। बिना कुछ पूछे मैंने कोट पहना और तेजी से नीचे उतर गया। लिविंग रूम में कैप्टन जी खड़ा था, अभी भी यूनिफॉर्म में। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे कॉमन सेंटर से भाग कर आया हो। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल थी, जैसे कुछ घंटों में ही 10 साल बूढ़ा हो गया हो। मैंने बिना घुमाए सीधा पूछा, क्या हुआ? कैप्टन जी कुछ सेकंड्स तक बोल ही नहीं पाया। आखिर उसने मुश्किल से कहा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। मेरा दिल और नीचे डूब गया। मेरे पेरेंट्स? मैंने तुरंत पूछा। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर कैप्टन जी ने धीरे से सिर झुका लिया। फ्रंट लाइन से खबर आई है। उसकी आवाज भारी थी। 3 पिलर्स, वो रुका, जिनमें तुम्हारे पेरेंट्स भी शामिल थे, मिशन के दौरान किल्ड इन एक्शन घोषित कर दिए गए हैं। मेरे कानों में जैसे एक्सप्लोजन हुआ। कुछ सेकंड्स तक मुझे बाकी शब्द सुनाई ही नहीं दिए। कैप्टन जी आगे बोलता रहा, एबिस रिफ्ट सेपरेशन मिशन, पावरफुल एलियन लाइफ फॉर्म, मैसिव बैटल, फिर स्पेशल नोड कोलैप्स, और उसके बाद स्पेशल स्टॉर्म। स्टॉर्म ने तीनों पिलर्स और उस एलियन को अपने अंदर निगल लिया। मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर धीरे से बोला, तो बॉडी कहाँ है? कैप्टन जी रुक गया। क्या बॉडी कहाँ है? मैंने दोबारा पूछा। कोई बॉडी मिली? नहीं, उसने जवाब दिया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो मर गए? मेरी आवाज़ अभी शांत थी। कैप्टन जी ने स्पेशल स्टॉर्म के बारे में समझाया। बिना कोऑर्डिनेट्स, बिना डायरेक्शन, अंदर कम्युनिकेशन पूरी तरह ख़त्म। इतिहास में कभी कोई वापस नहीं आया। फ्रंट लाइन रूल्स के मुताबिक जो स्पेशल स्टॉर्म में गायब हो जाए उसे डेड प्रज्यूम किया जाता है। लेकिन मैंने तुरंत सिर हिला दिया। इम्पॉसिबल। मैंने कहा, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं मर सकते। कैप्टन जी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। उन्हें स्टम्प ने निगला है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो मिसिंग है, डेड नहीं। मेरी आंखें सीधे उसकी आंखों में थी। जब तक बॉडी नहीं मिलती मैं नहीं मानूंगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कैप्टन जी ने आखिर धीरे से सिर हिलाया। फ्रंट लाइन अभी भी स्पेशल फ्लक्चुएशंस ट्रैक कर रही है। उसने कहा, अगर कोई खबर आई तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। तुम्हारे पेरेंट्स आज तुम पर गर्व करते। एसएसएस रैंक 3 लेवल 100 प्लस स्किल्स। उसकी आवाज भर गई। लेकिन अभी सबसे जरूरी है कि तुम खुद को संभालो।
उसने बताया कि अब उसे यही खबर वैंग फैमिली तक भी पहुंचानी है। फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद मैंने अंकल जंग की तरफ देखा। मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा, मैंने शांत आवाज में कहा। अंकल जंग कुछ सेकंड्स तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, एबिस रिफ्ट फ्रंट लाइन। उन्होंने धीरे से कहा, वहां लेवल 200 से नीचे कोई कदम भी नहीं रख सकता। मैंने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, तो मैं जल्दी ही लेवल 200 पहुंच जाऊंगा। अंकल जंग मुझे देखते रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, उन्होंने कहा, तुम कर लोगे। मैं सिर हिलाकर वापस ऊपर चला गया। लेकिन मेरे जाने के बाद अंकल जंग काफी देर तक लिविंग रूम में बैठे रहे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, अब जबकि मेरे पेरेंट्स ऑफिशियली मिसिंग माने जा रहे थे। फिंगफोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आने वाला था। सदर्न प्रोविंस की सबसे बड़ी बिजनेस एम्पायर्स में से एक, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, इक्विपमेंट चैनल्स, ओशन वर्कशॉप्स, डंजन मटेरियल्स ट्रेड, काउंटलेस रिसोर्सेज। जब तक मेरे पेरेंट्स थे, किसी की हिम्मत नहीं थी उस एम्पायर की तरफ आंख उठाकर देखने की। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी और मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। उसी रात लॉन्च सिटी की जेन्युइन एकेडमी में प्रिंसिपल ने मेरी रिपोर्ट पढ़ी। कुछ मिनट्स तक वो फाइल को घूरता रहा, फिर सिर्फ एक शब्द बोला, मॉन्सर। उसने तुरंत एडमिशन ऑफिस के टीचर जो को बुलाया, अभी जंग जाओ। उसने आदेश दिया। फाइल सच निकली तो एस रैंक एडमिशन ऑफर करना। टीचर जो की आंखें फैल गई। एस रैंक ट्रीटमेंट एकेडमी का हाईएस्ट एडमिशन पैकेज, पूरे ग्रेड में सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को मिलता था। प्रिंसिपल ने गंभीर स्वर में कहा, बाकी टॉप स्कूल्स भी मूव करेंगी, हमें पहले पहुंचना होगा। लेकिन तभी उसके कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक नया मैसेज आया। उसने मैसेज पढ़ा और कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। फिर टीचर जो की तरफ देखा। रहने दो, उसने कहा, अब जाने की जरूरत नहीं है। टीचर जो कंफ्यूज हो गया। क्यों हुआ? प्रिंसिपल ने धीरे से जवाब दिया, टियान लॉन्ग ने मूव कर दिया है। टीचर जो के हाथ से फाइल लगभग गिर गई। टियान लॉन्ग ड्रैगन किंगडम की एब्सोल्यूट टॉप अथॉरिटी, जहां तक सामान्य यूनिवर्सिटीज की पहुंच भी नहीं थी। टीचर जो अविश्वास से बोला, एक स्टूडेंट जो आज ही अवेकन हुआ, उसने टियान लॉन्ग का ध्यान खींच लिया। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह शांत होकर उठा, तैयार हुआ, नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुंचा। अंकल जंग पहले से इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में चिंता अब भी थी। उन्होंने धीरे से कहा, यंग मास्टर, खुद को मजबूर मत कीजिए। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मेरे पेरेंट्स मरे नहीं हैं, वो चुप रहे। मैंने ब्रेकफास्ट की तरफ हाथ बढ़ाया। कोई बॉडी नहीं मिली, कोई प्रूफ नहीं है। मेरी आंखों में दृढ़ विश्वास था और मैं धीरे से कहा, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। मैंने ब्रेकफास्ट खत्म किया और शांत आवाज में कहा, चाहे वो स्पेशल स्टॉर्म हो या अभी सरफ, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। मेरी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अंकल जंग कुछ सेकंड्स तक मुझे देखते रहे, फिर धीरे से सिरे हिलाया। उन्हें पता था कि एक बार मैं कोई फैसला कर लूं तो उसे बदलना आसान नहीं होता। मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, लेकिन उससे पहले मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनना होगा। आज पूरा दिन डंजन ग्राइंड करूंगा। समझ गया, अंकल जियांग ने जवाब दिया। मैं सीधे जियांगचिंग प्रोफेशन सेंटर पहुंच गया। एंट्री फी भरने के बाद मुझे डंजन सिलेक्शन रूम में ले जाया गया, जहां दर्जनों होलोग्राफिक स्क्रीनर्स हवा में तैर रही थी। हर स्क्रीन पर अलग अलग डंजन की डिटेल्स दिखाई दे रही थी। मैंने बिना ज़्यादा समय गवाए फ्रॉस्केव चुन लिया। रिकमेंडेड लेवल 13 to 18, मैं अभी लेवल 13 पर था। परफेक्ट। डिफ़िकल्टी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया, नॉर्मल, हार्ड, नाइटमेयर, हेल। मैंने बिना एक सेकंड सोचे हेल डिफ़िकल्टी पर टैप कर दिया। स्क्रीन तुरंत लाल रंग में चमक उठी। वार्निंग, हार्ड डिफ़िकल्टी एंड अबव रिक्वायर स्टाफ कंफर्मेशन। कुछ मोमेंट्स बाद प्रोफेशन सेंटर यूनिफॉर्म पहने एक यंग स्टाफ मेंबर मेरी तरफ आया। नेम टैग पर लिखा था ल्यूचिंग। उसने स्क्रीन पे नज़र डाली और फिर मेरी तरफ देखा। एक्सक्यूज मी, उसने संदेह से कहा, क्या आपने गलती से हेल्थ डिफिकल्टी सेलेक्ट कर दी? नहीं, मैंने सीधा जवाब दिया। ल्यूचिंग कुछ सेकंड्स तक मुझे घूरता रहा। आप सीरियस हैं? उसने पूछा। हेल्थ सोलो, हाँ। इस बार उसके चेहरे का रंग बदल गया है। ये मजाक नहीं है, उसने लगभग डांटते हुए कहा। फ्रॉस्किव हेल मोड के लिए कम से कम 4 लोगों की टीम रेकमेंड की जाती है, टैंक, हीलर और 2 डीपीएस। उसने सिर हिलाया। आप डंजन केयर नहीं करेंगे, सीधे मर जाएंगे। मैंने बहस नहीं की, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन निकाला और सीधे कैप्टन जी 0 को कॉल कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही मैंने कहा, अंकल जी, प्रोफेशन सेंटर में हूँ, फ्रॉस्ट केल एंटर करना चाहता हूँ, लेकिन स्टाफ अप्रूवल नहीं दे रहे। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स खामोशी रही। फिर कैप्टन जी बोले, 4 से 2। मैंने फ़ोन ल्यूचिंग को पकड़ा दिया। ल्यूचिंग ने कैजुअल एक्सप्रेशन के साथ फ़ोन लिया, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तरफ का नाम सुना, उसका पूरा शरीर सीधा हो गया। यस सर। उसकी आवाज़ अचानक मिलिट्री स्टाइल हो गई। अंडरस्टूड सर। कुछ सेकंड्स बाद उसने दोनों हाथों से फ़ोन वापस मुझे दिया। अब उसकी आंखों में पहले वही नज़र नहीं थी। पहले वो मुझे एक रेटलेस रुकी समझ रहा था, अब ऐसे देख रहा था जैसे किसी वीआईपी को देख रहा हो। उसने तुरंत अप्रूवल दे दिया। पोर्टल एक्टिवेट हुआ।
स्क्रीन पे लिखा है नेम लफोंग लेवल 13 पार्टिसिपेंट्स 1 सोलो ल्यूच की आंख फिर से फड़क गई। अगर अंदर प्रॉब्लम हो, उसने हिचकते हुए कहा, तो इमरजेंसी इवाकुएशन स्क्रल यूज कर लेना, हेल मोड में भी सिर्फ 3 सेकंड्स डिले है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूरत नहीं पड़ेगी, और पोर्टल में कदम रख दिया। अगले ही पल मैं फ्रॉस्ट केव के अंदर था। सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत सामने आई, एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन, एक्टिव मूवमेंट स्पीड -30%, अटैक स्पीड -20%, स्टैमिना कंजम्पशन +50%। मैंने नोटिफिकेशन बंद कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मनी गोस्ट बूम, 10 गोल्डन जॉइंट्स एक साथ समन हो गए। जैसे ही लेवल 12 फ्रॉस्ट वुल्फ्स के झुंड सामने आए, मनी गोस्ट उन पे टूट पड़े। वुल्फ दिखाई देते और अगले ही पल जमीन में चिपके हुए मिलते। मैं आराम से आगे चलता रहा। ट्रैप्स एक्टिवेट हुए, जॉइंट आइस स्पीयर्स निकले, फ्रोजन एक्सप्लोजन्स हुए। लेकिन मनी गोस्ट ने सब टैंक कर लिया। फर्स्ट सेक्शन 3 मिनट्स क्लियर, सेकेंड सेक्शन 5 मिनट्स क्लियर, थर्ड सेक्शन 6 मिनट्स क्लियर। जो भी सामने आया इंस्टेंटली वाइप हो गया। एक्सपीरियंस लगातार बढ़ती रही। मेरा लेवल 14 हुआ, फिर कुछ देर बाद 15, फिर 16। आखिरकार मैं डंजन के सबसे अंदर वाले बॉस रूम तक पहुंच गया। विशाल आइस गेट धीरे धीरे खुला। अंदर एक विशाल प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर लंबा इस ब्लू बेड सो रहा था। फ्रॉस्टर लेवल 50, 1 मिलियन प्लस एचपी हेल्थ मोड में। इसकी खास एबिलिटी थी, हेल्थ हाफ से नीचे जाते ही 20 सेकंड्स तक हर सेकंड 5% एचपी रिकवर करता था। बेर ने आंखें खोली, मुझे देखा, फिर पूरी केव हिला देने वाली दहाड़ मारी। मैंने सिर्फ घोस्ट की बीटिंग उससे कहीं तेज थी। एचपी रिकवर होने से पहले ही पूरी बार खाली हो गई। बूम, फ्रॉस्ट टरन जमीन पर गिर पड़ा। डन जिन क्लियर, मुझे 80 एक्सपीरियंस मिली। लेवल सीधे 17 तक पहुंच गया। फाइनल रेटिंग एसएसएस क्लियर टाइम 29 मिनट्स 48 सेकंड्स। मैंने ड्रॉप्स कलेक्ट किए, लेकिन हमेशा की तरह सब दूसरे क्लासेस के इक्विपमेंट थे। उन्हें इन्वेंट्री में फेंका और बाहर निकल आया। प्रोफेशन सेंटर में वापस पहुंचा तो ल्यूचंग आराम से फोन पर बात कर रहा था। मुझे देखकर वह खड़ा हो गया। उसने सोचा मैं फेल होकर वापस आया हूँ, कोई बात नहीं। उसने दिलासा देते हुए कहा, पहली बार हेल्थ फेल होना नॉर्मल है, कम से कम आधा घंटा सरवाइव तो कर गए। तभी उसके पीछे क्लियर स्क्रीन चमक उठी। पर्पल गोल्ड टेक्स्ट, फ्रॉस्ट हेल डिफिकल्टी सोलो क्लियर ल्यूफॉर्म, 29 मिनट्स 48 सेकंड्स, सक्सेस रेटिंग। ल्यूचंग की आंखें लगभग बाहर निकल आई। होली क्रैप, वो चीख पड़ा, आपने क्लियर कर दिया। मैंने बस कहा, अगला डंजन खोल दो। कौन सा? उसकी आवाज़ कांप रही थी। लावारूस, मैंने जवाब दिया। हेल्थ डिफिकल्ट थी। लचंग ने कांपते हाथों से लिस्ट खोली और पोर्टल एक्टिवेट कर दिया। मैंने उसे धन्यवाद कहा और सीधे अगले डंजन में एंटर कर गया। बाद में ल्यूचिंग ने एक्साइटमेंट में कैप्टन जी को कॉल करके सारी बात बता दी, लेकिन उस समय मुझे कुछ नहीं पता। उसी वक्त कैप्टन जी सिटी लॉर्ड हकिन के साथ मीटिंग में बैठे थे। रिपोर्ट सुनने के बाद दोनों ने पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। प्रीवियस फास्टेस्ट फ्रॉस्ट केव हेल्थ क्लियर फुल 4% टीम एवरेज लेवल 15 टाइम 3 आवर्स 17 मिनट्स 42 सेकंड्स, और मेरी सोल क्लियर टाइम 29 मिनट्स 48 सेकंड्स। रूम कुछ मोमेंट्स के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया। सिटी लॉर्ड हकश ने आखिर गहरी सांस ली। मॉन्सर, उन्होंने धीरे से कहा, आज के दिन में पहली अच्छी खबर यही है। फिर दोनों बात करने लगे कि 5 ग्रेड एकेडमी ज़रूर मुझे रिक्रूट करने आएंगी। शायद इस मौके का इस्तेमाल करके जियांग में कुछ हाई लेवल एक्सपर्ट्स टेम्परेरी स्टेशन भी किए जा सकते हैं। तभी रूम की खिड़की के पास अचानक एक आदमी दिखाई दिया। किसी ने उसे एंटर करते नहीं देखा। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई वार्निंग नहीं आई। वो बस वहाँ खड़ा था, लॉन्ग ब्लैक कोट, शांत चेहरा, भयानक प्रेजेंस। कैप्टन जी तुरंत खड़े हो गए और वेपन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सिटी लॉर्ड हकश के चेहरे का रंग बदल गया। वो तुरंत झुक गए। माय लॉर्ड, उन्होंने सम्मान से कहा। कैप्टन जी का दिल धक से रह गया। आदमी ने धीरे से एक ब्लैक टोकन निकाला। उसके सामने गोल्डन ड्रैगन बना था। पीछे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, हेवनली ड्रैगन। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। उस इलाके में मिशन पर मौजूद एक आदमी को सिर्फ मेरी वजह से ऊपर बैठे हायर अप्स ने भेजा था, ताकि वो आकर एक क्विक लुक ले सके। बाद में कैप्टन जी ने मुझे उस मीटिंग में क्या हुआ था सब डिटेल में बताया। ब्लैक कोट वाला आदमी आते ही मेरी पूरी फाइल मंगवाता है और 10 सेकंड से कम टाइम में पूरी फाइल अपने हाथ में लेकर पढ़ डालता है। फिर उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कुछ भी नहीं बताया जाएगा, कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया जाएगा, और किसी को यह भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो वहां आया था। उसके बाद जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। बिना किसी टेलीपोर्ट लाइट, बिना किसी इफेक्ट, बिना किसी वार्निंग के वो उनकी आंखों के सामने ही फेड आउट हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। तभी सबको समझ आ गया कि वो टीएन लॉन्ग से आया था। कैप्टन जी ने बताया कि टीएन लॉन्ग कोई साधारण ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो 5 ग्रेड एकेडमी से भी ऊपर के लेवल पर मौजूद ग्रुप है, जो देश के सबसे एलीट ग्रेजुएट्स को चुनकर अपने अंदर लेता है और सीधे कंट्री के हाईएस्ट अथॉरिटी को रिपोर्ट करता है। तभी समझ आया कि अभी तक कोई एकेडमी मुझे रिक्रूट करने क्यों नहीं आई थी। लावा रन्स में एंटर होने के बाद मैंने पूरा दिन लगातार डंजन क्लियर किए।
मटेरियल मैंने सिर्फ 34 मिनट में ख़त्म किया। पोइजन मिस सोम 38 मिनट में, बोन ग्रेवयार्ड 32 मिनट में, थंडर कैनियन 41 मिनट में, और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। दिन खत्म होने तक मैंने कुल 16 डंजन सोलो हेल्थ डिफ़िकल्टी पर क्लियर कर दिए थे। हर रन पर एसएसएस रेटिंग मिली और यंग चंग के पुराने रिकॉर्ड्स को घंटों के अंदर से तोड़ दिया। शाम तक मैं लेवल 40 पर पहुंच चुका था। ल्यूज पूरे दिन एंट्रेंस पे खड़ा मुझे अंदर जाते और बाहर आते देखता रहा। दोपहर तक उसका दिमाग लगभग शट डाउन हो चुका था। वो बस एक ही लाइन बार बार बोल रहा था। वो फिर अंदर चला गया। उधर कैप्टन जी और सिटी लॉर्ड डिफेंस प्लस पर डिस्कशन कर रहे, तभी उन्हें रिपोर्ट्स मिली। दोनों मेरी स्पीड देखकर दंग रह गए। जहां नॉर्मल लोग फुल टीम और अच्छे रिसोर्सेज के साथ महीनों लगाकर लेवल 40 तक पहुंचते हैं, वहां मैंने सिर्फ एक दिन में ये कर दिखाया था। फिर दोनों गेस करने लगे कि मैं लेवल 100 तक कब पहुंचूंगा और फर्स्ट एडवांसमेंट कब कंप्लीट करूंगा। कैप्टन जी ने कहा शायद आधा महीना लगेगा, जबकि सिटी लॉर्ड बोला सिर्फ 10 दिन। अगले दिन मैं हमेशा की तरह प्रोफेशनल सेंटर वापस पहुंचा। ल्यूचंग ने मुझे देखते ही तुरंत खड़े होकर सर कहना शुरू कर दिया। मेरे मुंह खोलने से पहले ही उसने मेरे करंट लेवल रेंज का हाईएस्ट एक्सपीरियंस सेल डंजन तैयार कर रखा था। मैंने उसे थैंक्स कहा और सीधे डंजन में एंटर हो गया। पूरा दिन फिर ग्राइंडिंग चलती रही। शाम तक जब मैं बाहर निकला तब मैं लेवल 58 पर था। सिर्फ 1 दिन में लेवल 13 से लेवल 58। मैंने अपना पैनल देखा और कैलकुलेशन लगाई। ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर मैं लेवल 100 तक पहुंचकर फर्स्ट एडवांसमेंट कंप्लीट कर सकता था। उसी दौरान मुझे फेंग फेंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के सिचुएशन का भी पता चला, जिसे मेरे माता पिता ने खड़ा किया था। चैम्बर के एग्जीक्यूटिव्स इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि 3 पिलर्स अब नहीं रहे। कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे ही ये न्यूज़ बाहर जाएगी, बाकी फैशंस चेंबर पर टूट पड़ेंगे। उनका सुझाव था कि बड़े ग्रुप्स को शेयर्स, चैनल्स और प्रॉफिट्स का हिस्सा देकर प्रोटेक्शन खरीद जाए, ताकि चेंबर कोलैप्स ना हो। लेकिन कुछ लोगों ने याद दिलाया कि मैं लीगल हेयर हूं और ज़्यादातर शेयर्स मेरे पास हैं, इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन मेरी अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। तभी कुछ लोगों ने कहा कि मैं सिर्फ 18 साल का हूं और चेंबर ऑफ कॉमर्स चलाना नहीं जानता, इसलिए मुझे साइड लाइन करके डिसीजंस लेने चाहिए। उनमें से एक ने यह भी कहा कि मैंने स्पेशल प्रोफेशनल अवेकन किया है और अवेकनिंग के तुरंत बाद लेवल 100 के पावर हाउस को मार गिराया था। लेकिन बाद में पता चला कि चेंबर के ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव्स इन स्टोरीज पर विश्वास ही नहीं करते थे। उनका मानना था कि शायद मेरे माता पिता ने कोई हिडन बैकअप प्लान छोड़ा होगा और एकेडमी के रिक्रूटर्स भी अभी तक नहीं आए थे, इसलिए उनके हिसाब से सारी रूमर्स बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही थी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो मुझसे मिलेंगे और मुझे शेयर्स तथा चैनल्स छोड़ने के लिए मनाएंगे। बदले में बड़ी फैशंस प्रोटेक्शन देंगी और एक टेम्पररी मैनेजमेंट कमेटी चैम्बर चलाएगी, जबकि मैं सिर्फ नाम का एयर बना रहूँगा। अगर मैंने मना किया तो वो चेंबर रूल्स का इस्तेमाल करके मेरी डिसीजन पावर फ्रीज कर देंगे या पूरा सिस्टम शट डाउन कर देंगे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान स्टंग और जांगशा दो मौजूद थे। जंगशाओं ने मुझे आधा दिन ब्रेक लेने और बाहर जाकर सेलिब्रेशन करने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्हें लग रहा था कि मैं हाल की घटनाओं के बाद खुद को ज़रूरत से ज़्यादा पुश कर रहा हूँ। मैंने हंसकर कहा कि मैं बिल्कुल फाइन हूँ, दिमाग भी क्लियर है और जब रेस्ट की ज़रूरत होगी तब खुद ले लूंगा। तभी नानी अंदर आई और बताया कि चेंबर के कई हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स मुझसे मिलने पहुंचे हैं। कुछ देर बाद वे सभी बिल्ला में एंटर हुए। चेन गवांग माओ सबसे आगे था। आते ही उसने मेरे माता पिता के लिए फेक कंडोलेंसेस देना शुरू कर दिया। मैंने सीधे कहा मेरे माता पिता मरे नहीं हैं। डायरेक्टर लिनमैन ने तुरंत जवाब दिया कि चेंबर उम्मीदों पर नहीं चल सकता। फिर उसने अपना पूरा प्लान सामने रख दिया। सदर्न प्रोविंस की बड़ी फैशंस को चैनल्स और प्रॉफिट शेयर्स देकर प्रोटेक्शन खरीदनी होगी और चेंबर को टेम्पररी मैनेजमेंट कमेटी के हवाले करना होगा, जबकि मैं सिर्फ लीगल हेयर बना रहूंगा। मैंने शांत आवाज में कहा, मतलब तुम लोग मेरे माता पिता की लेगेसी आउटसाइडर्स को सौंपना चाहते हो? चेन गोंग हंस पड़ा। उसने कहा कि यह लेगेसी बचाने का तरीका है, क्योंकि टॉप एक्सपर्ट्स के बिना चेंबर को होल्ड करना नामुमकिन है। मैंने उसकी आंखों में देखते कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ चेंबर कोलैप्स नहीं होगा। वो और जोर से हंसा और बोला, तुम अभी बहुत छोटे हो। चेंबर चलाने के बाद 10 या 20 साल बात करना। इसके बाद उन्होंने स्टवर जान को बाय करने की कोशिश की। हाई लेवल क्रिस्टल कोर, पोटेंशियल पोर्शन और जंग शाह के लिए पूरा सिल्वर आर्चर गियर सेट ऑफर किया गया ताकि वो मुझे मनाने में मदद करे। लेकिन जंग शाह ने बॉक्स उठाकर सीधे फर्श पर पटक दिया। उसने गुस्से में कहा, अपना यह कबाड़ वापस ले जाओ। मैं ऐसे कभी बिट्रे नहीं करूंगा। स्टवर्ट जंग भी मेरे पीछे खड़ा हो गया और बोला, इसका डिसीजन ही मेरा डिसीजन है, डायरेक्ट एग्रीमेंट काफ़ी नहीं होगा। उसने कहा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, दोनों पक्ष साइन करेंगे ताकि बाद में कोई पीछे ना हट सके। मैंने बिना सोचे सिर हिला दिया। ठीक है, अगर मैं हारता तो चेंबर के मैनेजमेंट में कभी इंटरफेयर नहीं करता। अगर मैं जीतता तो चेंबर का हर एग्जीक्यूटिव और हर डिपार्टमेंट पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आता। दोनों पक्षों ने साइन कर दिए।
एग्जीक्यूटिव संतुष्ट चेहरों के साथ वहां से निकल गए। उनके जाते ही अंकल जियांग ने गहरी सांस छोड़ी। यंग मास्टर, उनकी आवाज में चिंता थी। आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। मैंने उनकी तरफ देखा। अंकल जंग आगे बोले, लेवल 100 के बाद फर्स्ट एडवांसमेंट होती है। उसके बाद हर लेवल पे मिलने वाले स्टैट्स कम से कम 5 गुना बढ़ जाते हैं। लेवल 200 प्रोफेशनल्स और लेवल 100 के बीच का गैप बहुत बड़ा होता है। जिंग शाह ने तुरंत विरोध किया, लेकिन ब्रदर लू जीत सकता है। उसने कहा उसने लेवल 100 प्लस एनिमीज को मार गिराया था। अंकल जंग ने सिर हिलाया। वो अलग सिचुएशन थी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। इस बार सामने कई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होंगे। मैंने बस मुस्कुराकर जैकेट उठाई। मैं कभी बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ता। मैंने कहा 5 दिन काफ़ी है। इतना कहकर मैं प्रोफेशन सेंटर के लिए निकल गया। पीछे अंकल जांग ने सिर पकड़ लिया। ये लड़का है, उन्होंने बड़बड़ाया, बहुत रेकलेस है। दूसरी तरफ जांग शाह अब भी उम्मीद से भरा हुआ था। मुझे लगता है वो जीत जाएगा, उसने धीरे से कहा। उसी समय चेंबर एग्जीक्यूटिव्स की गाड़ियां विला से दूर जा रही थी। शेन गुआंग माओ जोर से हंस रहा था। हेवन सच में मेरी मदद कर रहा है, उसने कहा। मैं सोच रहा था इसे कंट्रोल करने के लिए कितना एफर्ट लगेगा, और इसने खुद कॉम्बैट चैलेंज दे दिया। लिनमैन भी मुस्कुराई। मुझे लगा था ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक एल्डर ने तिरस्कार से कहा, युवा लोग ऐसे ही होते हैं, 2-4 अचीवमेंट्स मिल जाए तो खुद को इनविंसिबल समझने लगते हैं। उसने नाक सिकोड़ ली। कुछ ब्लड वुल्फ मेंबर्स मार दिए तो क्या हुआ? वो भी शायद उसके पेरेंट्स की छोड़ी हुई प्रोटेक्शंस की वजह से। झाओ नाम के एग्जीक्यूटिव ने भौएं सिकोड़ ली। इतने केस मत बनो, उसने चेतावनी दी। वो लूंग शंग और सुचिंग यू का बेटा है, उनके छोड़े हुए ट्रम्प कार्ड्स हो सकते हैं। चंगमाओ ने हाथ हिलाकर बात उड़ाई। तो क्या? उसने कहा, कोई ट्रम्प कार्ड 10 बार थोड़ी यूज कर सकता है, और इस बार चेंबर के सारे हाई लेवल प्रोफेशनल्स मौजूद होंगे। बाकी लोग ने भी सहमति में सिर हिला दिया। जल्द ही उन्होंने दूसरे शहरों के बड़े चेंबर्स और फैशन से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। वन बाओ, ब्लैकस्टोन, एनी इक्विपमेंट चैनल्स, प्रोटेक्शन डील्स, शेयर ट्रांसफर्स, प्रॉफिट एग्रीमेंट्स, सब कुछ सीक्रेटली अरेंज होने वाला। उनका प्लान सिंपल था। ड्यूल खत्म होते ही एग्रीमेंट लागू कर देंगे और चेंबर पर पूरा कंट्रोल ले लेंगे। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की परवाह नहीं थी। मेरे लिए चेंबर सिर्फ एक टेम्परेरी ऑब्स्टकल था। असली लक्ष्य कुछ और था। एबिस रिफ्ट, स्पेशल स्टोन और मेरे पेरेंट्स। मैं सीधे ब्लैक रॉक वोल्केनो डजन पहुंचा। हेल्थ डिफिकल्ट एंट्री लेवल 58, रिकमेंडेड पार्टी साइज एट सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आई। स्कॉचिंग डोमेन एक्टिव हर मिनट, बर्न डैमेज, स्टैमिना कंजम्पशन प्लस 80%। मैंने बिना पढ़े नोटिफिकेशन बंद कर दी। मनी गोस्ट 10 गोल्डन जंस फिर से सामने आ गए। अब वो पहले से भी ज्यादा विशाल और शक्तिशाली थे। सामने लेवल 62 लावा हेलोस के झुंड दौड़ते हुए आए। हर एक के पास 3 लेवल 6, 0, 6, 1, 6, 2, 1, और फिर उससे भी आगे। पूरा दिन डंजन ग्राइंड में निकल गया। मेरी ग्रोथ रेट इतनी इतनी अपसर्ड थी कि खुद सिस्टम भी शायद कंफ्यूज हो रही होगी। हर लेवल पे मेरे स्ट्स बढ़ते तो मनी गोस्ट मजबूत होते, मनी गोस्ट मजबूत होते तो डंजन क्लियर स्पीड बढ़ती। फास्टर क्लियर मतलब फास्टर एक्सपीरियंस, फास्टर एक्सपीरियंस मतलब फास्ट लेवल अप, और फिर पूरा साइकिल दोबारा शुरू हो जाता। नौ मैं एक दिन में दर्जनों लेवल्स पार कर रहा था। शाम तक मेरा लेवल 75 पहुंच चुका था। रात को मैं वापस घर लौटा और अगले दिन फिर ग्राइंड करने का प्लान बनाया। उसी समय सिटी लॉर्ड ऑफिस में कैप्टन जी और हक रिपोर्ट्स देख रहे थे। उसने फिर क्लियर कर दिया। हनकचन ने पूछा। कैप्टन जी ने हंसते हुए सिर हिलाया। लेवल 75 डंजन। हनकंचन कुछ सेकंड्स चुप रहे, फिर बोले, मुझे लगता है दुनिया एबनॉर्मल हो गई है। कैप्टन जी मुस्कुराया। दुनिया नहीं, सिर्फ वो एबनॉर्मल है। हन कैंसन ने लंबी सांस ली। मुझे फिंगफॉर्म चेंबर के अपर मैनेजमेंट पे तरस आता है। उन्होंने कहा उन्हें अंदाजा ही नहीं कि वो किस तरह के मॉन्स्टर से टकराने जा रहे हैं। कैप्टन जी ने सुझाव दिया कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी जाए ताकि एग्जीक्यूटिव समझ जाए और बेवकूफ़ी ना करे। लेकिन हन कैंसन ने सिर हिला दिया। नहीं, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। उसका इवैल्यूएशन हेमली ड्रैगन कर रहा है। रूम कुछ मोमेंट्स के लिए शांत हो गया। हमें नहीं पता वो क्या देख रहे हैं। हनकशन बोले, अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो शायद उसकी असेसमेंट खराब हो जाए। कैप्टन जी ने सिर हिलाया। सही बात है। हनकशम कुर्सी पर पीछे झुक गए, और सच कहूं उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं भी देखना चाहता हूं कि यह लड़का आखिर कितना आगे जा सकता है। कैप्टन जी हंसा। फंग फंग चेंबर के पास 4 लेवल 200 पावर हाउसेस हैं। अगर वो शेमलेस होकर टीम अप कर ले तो शायद मैं भी नहीं जीत पाऊं। हाँ, कैंचन ने जवाब दिया। लेकिन उसके बारे में कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा है। अगले दिन मैं फिर डंजन में घुस गया। ग्राइंड क्लियर रिपीट, शाम तक लेवल 88। उसके अगले दिन फिर वही ग्राइंड क्लियर रिपीट, और अंधेरा होते लेवल 99 में थका हुआ था। लेकिन रुका नहीं, एक और डंजन मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से कहा। उसने घबरा कर पूछा, कौन सा ब्लड मून?
अल्ट्रा, मैंने जवाब दिया। हेल्थ। डिफिकल्टी 40 मिनट्स बाद डंजन क्लियर हो गया, एसएसएच रेटिंग, और फिर सिस्टम नोटिफिकेशन चमकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस लेवल 100 रीच्ड, फर्स्ट क्लास एडवांसमेंट रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस गेन टेम्परेरीली लॉग्ड। मैंने स्क्रीन बंद कर दी। फर्स्ट एडवांसमेंट क्वेस्ट कल करूंगा। ड्यूल उससे अगले दिन था। परफेक्ट टाइमिंग। मैं पोर्टल से बाहर निकला और घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पूरे समय प्रोफेशन सेंटर के ऊपर बादलों के बीच दो लोग खड़े थे। टीए लॉन्ग के ऑब्जर्वर्स, एक मिडिल एज मैन ग्रे रब में नीचे मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में अविश्वास था। अवेकनिंग से लेवल 100, उसने धीरे से कहा। सिर्फ 6 दिन में उसके बगल में खड़ा दूसरा व्यक्ति भी चुप था। ग्रे रब मैन ने गहरी सांस ली। ड्रैगन किंगडम के पिछले 10,000 साल के रिकॉर्ड्स में उसकी नज़र मुझ पर टिकी रही। ये स्पीड सबसे तेज लोगों में गिनी जाएगी। उसने धीरे से कहा। चिंग वन हाई को भी 8 दिन लगे थे, वह भी पूरे फैमिली सपोर्ट के साथ। बादलों के ऊपर खामोशी छा गई। फिर ग्रे मैन की आंखों में अचानक चमक उभरी। लेकिन असली टेस्ट, उसने धीरे से कहा, अब शुरू होगा। रिसोर्सेज, टॉप टीम्स और मैक्स पोर्शंस मेरे पास थे, जबकि मैं पूरा टाइम हेल डिफिकल्टी को सोलो कैरी कर रहा था। ट्रेनिंग कैंप के बाद वो मुझे अपनी टीम में लेना चाहता था, लेकिन ब्लैक कोड वाला आदमी अभी भी कन्विंस नहीं था। उसने साफ बोल दिया कि मैंने अभी तक उसका असेसमेंट पास नहीं किया है। फिर दोनों के बीच लंबी डिस्कशन शुरू हो गई। वो बात कर रहे थे कि स्टैंडर्ड्स इतने हाई क्यों रखे जाते। उनका कहना था कि मेरी ग्रोथ स्पीड नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा फास्ट है। अगर कभी मेरा कैरेक्टर या माइंडसेट गलत डायरेक्शन में चला गया तो मैं एक आम इंसान से कहीं बड़ा थ्रेट बन सकता हूँ। जितनी बड़ी टैलेंट होती है उतना ही बड़ा रिस्क भी होता है। इसी वजह से वो टैलेंटेड लोगों के लिए रूल्स या रिक्वायरमेंट्स को लूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने स्टैंडर्ड्स नीचे कर दिए तो हो सकता है कि फ्यूचर के गार्डियंस रिक्रूट करने की जगह फ्यूचर डिजास्टर्स को ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दे दे। आखिरकार काफ़ी देर तक